और साथ में सिटीज लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? सस्टेनेबल सिटीज लिख सकते हो। और सिटीज के लिए क्या लिखोगे आप? कंजम्पशन, एक तो मैंने लिखा था यहाँ पे कंजम्पशन, एंड क्या है यहाँ पे? प्रोडक्शन। ठीक है, ये दो चीजें जो है इसके लिए, सिटीज के लिए। अब देखो 3-4 ही बची है, तो इन सब के लिए लिख लेते हैं साथ में। क्या है हमारे पास? जैसे कि हम बात करें किसकी? रिस्पेक्टिंग की बात कर रहे हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि क्लाइमेट, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? क्लाइमेट एक्शन की बात हो रही है। ठीक है, किसके लिए हो रही है वो? रिस्पेक्टिंग क्लाइमेट एक्शन के लिए। तो यहाँ पे जो क्लाइमेट एक्शन था ना, जैसे यहाँ पे लिखा है क्लाइमेट एक्शन, तो क्लाइमेट एक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? 13 हो जाएगा। तो सारे के सारे आपको पता लग गए। देखो 13 तक यहाँ पे पूछा गया है, तो आपको अगर ये सब क्लियर नहीं होगा तो आपको नहीं बता सकते। क्लाइमेट एक्शन हो गया। अब क्लाइमेट से ही नेक्स्ट है, तो क्लाइमेट यानी 14 का क्या है? लाइफ बिलो वाटर। लाइफ बिलो द वाटर को हम क्या बोलेंगे? क्लाइमेट बोलेंगे। लॉज की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? लाइफ एंड लैंड, लाइफ ऑन लैंड, सॉरी लाइफ ऑन लैंड बोलेंगे। लाइक लाइन्स की तरह क्या बोल सकते हैं? पीस एंड जस्टिस। क्लियर हो गया। और 17 क्या है हमारा? दैट इज द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फॉर गोल्स। तो ये हमारी 7 क्या है हमारे पास? दैट इज द एसडीजी है हमारे पास। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के बारे में बोल रहा है। यूएन ने निकाला है 17 इसकी जीडीपी, एसडीजीपी है। क्या है हमारे पास? नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर, और ऐसे 17 है। तो यहाँ पे अगर हमको पूछा गया था 6 कौन सा है, तो हम क्या बोलेंगे? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना जो भी मैंने बोला? ठीक है, ये 16 के 16 आपको याद रखने हैं, नहीं भी रखोगे याद तो कुछ चलेगा, लेकिन थोड़े बहुत जो है आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 12 क्या बोल रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो इंटरनेट ऑफ अ थिंग है यानी आईओटी जो है उसका प्राइमरली किसको कनेक्ट करता है? बेसिकली पूछना चाह रहा है कि जो प्राइमरली कनेक्ट करता है उनके बारे में हमें बताओ। ठीक है, इसको मैं बता रहा हूं यहां से। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? दैट इज द आईओटी की बात कर रहे हैं। आईओटी का मतलब क्या होता है? हम जब आईओटी की बात करते हैं ना, तो वो होता है कि ऐसी डिवाइसेस जो कि इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसे डिवाइसेस जो इंटरनेट के थ्रू जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। थ्रू क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, कनेक्ट करते हैं। और वहां पे बेसिकली क्या होता है? हमारा डाटा का एक्सचेंज होता है। डाटा का एक्सचेंज होता है वहां पे। ठीक है, बिना किसी ह्यूमन के, विदाउट एनी, यहाँ पे लिख देते हैं विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, विदाउट एनी इंसान के इंटरफेरेंस के। तो बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है? जो इंटरनेट ऑफ थिंग होती है ना, वो बेसिकली क्या होता है? ऐसे डिवाइसेस जो कि इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, वहां पे बेसिकली होता क्या है? वहां पे सिर्फ और सिर्फ डाटा एक्सचेंज होता है विदाउट एनी ह्यूमन के इंटरफेरेंस, उसको बोलते हैं हम इंटरनेट ऑफ थिंग। क्लियर हो गया क्या बोलना चाह रही है? डाटा का एक्सचेंज हो रहा है बिना किसी ह्यूमन के इंटरफेरेंस के, तो हम उसको बोलेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग बोलेंगे। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीपल विद डिवाइसेस। क्या बोलना चाह रहा है? पीपल विद डिवाइसेस। ये बेसिकली क्या होता है ना, ह्यूमन और जो कंप्यूटर है इन दोनों की इंटरैक्शन की बात की जा रही है। क्या बात की जा रही है? पीपल विद डिवाइसेस यानी लोग जो है वो डिवाइसेस के साथ है। तो इसका मतलब क्या है? ह्यूमन है, पीपल ह्यूमन है, कंप्यूटर यानी डिवाइसेस, इन दोनों की इंटरेक्शन की बात की जा रही है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है? एचसीआई है ये क्या है? एक एचसीआई है। इट इज नॉट अ इंटरनेट ऑफ थिंग। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा क्या है? कंप्यूटर विद सर्विसेज। अब ये क्या है? बेसिकली एक क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, इसको बोलते हैं हम क्लाउड कंप्यूटिंग, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको? वेब सर्विसेज होता है। तो बेसिकली ये कंप्यूटर विद सर्विसेज का क्या मतलब है? क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया या फिर वेब सर्विसेज होगी, उन सब के बारे में बात की जा रही है। लेकिन इंटरनेट ऑफ थिंग की बात तो की नहीं जा रही है। जब एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कनेक्ट होगा और बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के हम डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं, वो होगा हमारा आईओटी। लेकिन ये तो है नहीं, तो हम इसको भी क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे क्या लिखा है? यूजर विद सोशल मीडिया। अब ये तो बेसिकली क्या है? एक तरह सोशल मीडिया नेटवर्क है, तो ये तो एग्जांपल नहीं हो सकता किसका? आईओटी का एग्जांपल नहीं हो सकता। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। लेकिन आंसर सही हमारा कौन सा है? डिवाइसेज विद ईच अदर। इसका क्या मतलब है? यानी आईओटी का जो मेन डिवाइस है ना, आईओटी जो हमारा मेन है ना, इसका जो मेन है वो क्या है? बेसिकली हमारे को डिवाइसेस का है ना। डिवाइसेस बेसिकली डिवाइसेस हो गया, या फिर हमारे डिवाइसेस के अंदर रहने वाले जो ऐप है उनमें जो हम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो किसके थ्रू कर सकते हैं? आईओटी के थ्रू कर सकते हैं। तो इसने बोला कि डिवाइसेस विद ईच अदर, यानी डिवाइसेस टू डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना विदाउट किसी इंसान के इंटरफेरेंस के। तो ये तो बिल्कुल सही हो गया हमारा, क्योंकि आईओटी तो यही हमारे को बताता है। उसका मेन पर्पस क्या है? कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना बिना किसी ह्यूमन के इंटरफेरेंस से। तो हम बोल सकते हैं कि डिवाइसेस का एक दूसरे डिवाइसेस के साथ कनेक्शन हो जाना बिना किसी ह्यूमन के इंटरफेरेंस को। तो ये बेसिकली मेन पॉइंट होगा किसका? आईओटी का हो गया। क्लियर हो गया? जैसे कि हम बात करें किसकी? फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं स्मार्ट एसी की, ठीक है, तो स्मार्ट एसी क्या है? बेसिकली वो ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाता है जब भी आप क्या करते हो? जीपीएस एनेबल करते हो, तो वहां पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? ये मतलब जीपीएस एनेबल फोन के साथ करते हो ना जब आप कनेक्ट, तो जैसे आप घर पहुंचोगे तो ये क्या है? जनरली स्मार्ट एसी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। जैसे आप उसके रेंज में आएंगे ना, वैसे ये स्मार्टली ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। वैसे क्या होती है? जितने भी स्मार्ट हमारे फ्रिजेस होते हैं, है ना, फ्रिजेस होते हैं या स्मार्ट लाइट्स होगी, तो दीज ये जीपीएस फोन के जीपीएस का कनेक्टेड होते हैं। जैसे आप उनकी रेंज में होंगे, मान लो घर है तो आप इसके 5 किलोमीटर में, सॉरी आप 5-6 मीटर में है, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाते हैं? ऑन हो जाते हैं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना पड़े। आप इसको फोन से भी कर सकते हो। आप यहाँ पे लिख दोगे कि हाँ भाई इतने बजे जो है आपको, या शेड्यूल कर दो इन सबको कि इतने बजे आप, जैसे आप 5 बजे घर पहुंचते हो या फिर आप क्या 8 बजे घर पहुंचते हो, तो आप वहां पे डाल सकते हो कि 5 बजे ऑन कर दो या तो 8 बजे ऑन कर दो। लाइट्स कब ऑफ हो जाएगी? 10 o'clock में लाइट्स ऑफ हो जाएगी फॉर द चाइल्ड। तो ये सब जो है ये स्मार्ट है। इंटरनेट ऑफ अ थिंग प्राइमरी जो है वो कनेक्ट करता है दो डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ किसी ह्यूमन के इंटरफेरेंस के बिना। क्लियर हो गया? आईओटी का क्या मतलब है? किसी एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस का कनेक्ट करना बिना इंटरनेट, बिना ह्यूमन के इंटरफेरेंस के। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्या है हमारा? करंट अफेयर से रिलेटेड है कि विच कम्युनिटी रेकमेंडेड द सेटिंग अप ऑफ अ नीति आयोग। तो बेसिकली नीति आयोग क्या होता है ना, ये बेसिकली क्या है कि एक ना, इसकी फुल फॉर्म देखो, नीति आयोग जो है वो दैट इज द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
क्या है इसकी, दैट इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बेसिकली कब हुआ था ये, 1 जनवरी 2015 को लॉन्च हुआ था। क्या क्यों बनाया गया था ये, बेसिकली जो हमारा प्लानिंग कमीशन है ना, जो यहाँ पे लिखा है, अब ये जो प्लानिंग कमीशन है ना, इसको हटा के क्या बना था, हमारा नीति आयोग बना था। इसको रिप्लेस किया था बेसिकली ताकि नीति आयोग बन सके, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन है ना, इसको कभी भी रेकमेंड नहीं किया, ना ही इसने सजेस्ट किया, तो इसको ऑटोमेटिकली क्या किया कि नीति आयोग, इसको प्लानिंग कमीशन को क्या कर दिया हमने, रिप्लेस कर दिया और नीति आयोग बन चुका है, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, ये ना पॉलिसीज बनाता है, यानी एक तरह का क्या है, ये थिंक टैंक है, इट इज अ थिंक टैंक है। क्या सोचता है ये, बेसिकली जो हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स होती है ना, या फिर कोई भी इनोवेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी के बारे में हमें बात करनी होगी, तो ये सब जो है इनोवेशन बेस्ड, अगर जो हम गवर्नमेंट के लिए भी बात कर रहे हैं, तो नीति आयोग ही उन सब की प्लानिंग करता है। एक तरह का क्या है, सोचने का टैंक है, जो क्या करता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है अबाउट द गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर क्या इनोवेशन के लिए काम करता है, इनोवेशन के लिए काम करता है, या फिर इनोवेशन बेस्ड जो हमारी गवर्नमेंट है ना, गवर्नेंस है, उसके लिए काम करता है। क्लियर हो गया, इसका मेन फोकस, सॉरी काम नहीं करता, इसके लिए पूरा क्या है, ये फोकस है। तो बेसिकली जो नीति आयोग है वो किसको रिप्लेस होकर बना है, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस होकर बना है। क्या प्लानिंग कमीशन ने इसको सजेस्ट किया था, नहीं, प्लानिंग कमीशन ने इसे सजेस्ट नहीं किया था, बस इसको ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया और नीति आयोग बना चुके हैं, ठीक है। कब होता है, जनवरी 2015 में हुआ था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्लियर हो गया, इतना क्या बोला मैंने नीति आयोग का। तो रिकमेंड किसने किया था, देखो किसी ने भी इसको, मतलब ऐसी कोई जनरल कम्युनिटी नहीं है, सॉरी कमेटी नहीं है जिसने कि इसको सजेस्ट किया था। नीति आयोग जो है ना, कोई स्पेसिफिक कमेटी ने इसे सजेस्ट नहीं किया था। और बेसिकली कौन लीड कर रहा है इसको, पीएम नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है ना, वो उसको लीड कर रही है, यानी वो उसको वो कर रही है, ठीक है। तो बेसिकली प्लानिंग कमीशन डिसॉल्व हो गया, और डिसॉल्व होने के बाद अब क्या बन गया है, वो हमारा नीति आयोग बन गया। क्लियर हो गया इतना, है ना। ये डिसीजन किसी ने नहीं लिया कि इसको कमेटी को सजेस्ट करो, नीति आयोग चेंज कर दो, नहीं, इसको सिंपली डिसॉल्व कर दिया और अब वो नीति आयोग से रिप्लेस हो गया। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, विच कमेटी रिकमेंड द सेटिंग ऑफ द नीति आयोग, दैट इज द नन ऑफ द अबव। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। इसके छोटे छोटे बता देता हूँ कि जब हम बात करते हैं ना गडगेल कमेटी की, तो बेसिकली ये मेनली ना एनवायरमेंट या फिर क्या इकोलॉजी के लिए काम करता है। एनवायरमेंट उसमें काम नहीं, सॉरी फोकस करता है एनवायरमेंट, या फिर हमारी क्या इन्वायरमेंट होगी। गडगेल कम्युनिटी किसको करती है, हमारी इन्वायरमेंट को करती है, और करती है हमारी बेसिकली इकोलॉजी, सॉरी इकोलॉजिकल इश्यूज के बारे में बात करती है। इकोलॉजिकल इश्यूज के लिए ये बात करती है। जनरली किसके लिए करती है, दैट इज द वेस्टर्न घाट्स के लिए, वेस्टर्न घाट्स के लिए। क्या है ये, गडगेल कम्युनिटी। केलकर कम्युनिटी क्या है, बेसिकली जब हम केलकर कम्युनिटी की बात करते हैं तो टैक्स रिफॉर्म से याद रखना, किससे याद रखना, टैक्स रिफॉर्म्स, या फिर आप बोलो फिजिकल, हमारी क्या रहती है, कंसोलिडेशन रहती है, उसके इश्यूज को ये एड्रेस करती है। किस को, टैक्स रिफॉर्म और फिजिकल कंसोलिडेशन को कौन, केलकर कम्युनिटी करती है, ठीक है। और प्लानिंग कमीशन तो आपको पता ही है, ये पुराना नाम था, किसका नाम था, नीति आयोग का पुराना नाम था। बस ये नया थिंक टैंक बन चुका है जो कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है, इनोवेशन बेस्ड गवर्नमेंट्स को वो करता है। इन्फॉर्मेशन क्या है, 1 जून 2015 को, दूसरा नाम क्या है इसका, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्लियर हो गया, नीति आयोग किसने आया, कहां से आया, गडगेल कम्युनिटी क्या है, केलकर कम्युनिटी क्या है, प्लानिंग कमीशन बेसिकली ये चेंज हुआ है। तो किसी ने भी सजेस्ट नहीं किया नीति आयोग को, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप बस यही समझ सकते हैं कि नन ऑफ द अबव हैव। क्या बोल रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो टर्म है सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका बेसिकली मतलब क्या होता है। देखो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ना, वो ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एनवायरमेंट को हार्म नहीं करते, ठीक है। वो किससे बने होते हैं, हमारे रेन्यूएबल रिसोर्सेज या मटेरियल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, मटेरियल से बने होते हैं। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि रेन्यूएबल मटेरियल से बना हो और कोई भी एनवायरमेंटल इंपैक्ट ना करे, एनवायरमेंटल को हार्म ना करे। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। यानी ऐसे मटेरियल को इस्तेमाल करना जो कि हमारे लॉन्ग टर्म में भी यूज हो, है ना, लॉन्ग टर्म में भी हम क्या कर सके उसको, लॉन्ग टर्म यूज नहीं, लॉन्ग टर्म में हम उसको रिलायबल हो, उसके साथ हम रिलायबल हो। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो सस्टेनेबल हो, यानी वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बनाओ, एनवायरमेंट को हार्म नहीं करता हो, ठीक है। पर्पस क्या है इसका, बेसिकली हम नेचर और सोसाइटी को ना, जो भी हमारी नेचर है और सोसाइटी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहते, नहीं पहुंचाना चाहते। तो इस वजह से हम क्या चाहते हैं कि ये दोनों बेनिफिशियल रहे। तो हम एक सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे ताकि इन लोगों को हार्म ना हो, ना ही नेचर को, ना ही सोसाइटी को उसका हार्म हो। जैसे लंग डिजीज हो गए, बहुत सारी बीमारीज हो जाती है, क्यों हो जाती है, क्योंकि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तब नहीं होगी बीमारियां, तभी थोड़ा कम हो जाएगा, पर इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो समझ में आया आपको इसको क्या है कि नहीं है, ठीक है। और बेसिकली क्यों यूज होता है, ताकि हमारे जो रिसोर्सेज है ना, वो फ्यूचर लोगों के लिए भी यूज हो सके, ठीक है, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी क्या हो सके, वो यूज हो सके। और जो भी हमारे स्ट्रक्चर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें वेस्ट जो है वो कम से कम हो, सबसे कम हो, ठीक है। ये इसका मेन पर्पस है ना। और क्या है, और दूसरा क्या, नेचर ना सोसाइटी को और कोई भी पॉल्यूशन ना फैलाए, कोई भी पॉल्यूशन जो है वो नहीं फैलाए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो बेसिकली क्या है, ऐसे स्ट्रक्चर जो एनवायरमेंट को हार्म ना करे या रिन्यूएबल मटेरियल से बने, तो उनको हम क्या बनेंगे, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे। क्या पर्पस है उनका, नेचर और सोसाइटी को हार्म ना करना और पॉल्यूशन ना फैलाना, वही उनका मेन है। दूसरा क्या है, क्यों बनाते हैं इसको, व्हाई इट इज यूज्ड, ताकि हम कोई भी रिसोर्सेज को वेस्ट ना करने दे और फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारे पास क्या बचे, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेफ हो। क्लियर हो गया, यानी ऐसा नहीं कि आपने कोई आज सस्टेनेबल बना दिया, बाद में फ्यूचर जनरेशन के लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो, नहीं, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी क्या हो, वो सेफ हो। तो इसलिए हम सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसका मतलब क्या है। जैसे कि एग्जांपल क्या सस्टेनेबल के, जैसे आप बात करो सोलर पावर्ड, पूरी हमारी बिल्डिंग होती है ना, वो सोलर पावर रहती है। तो हम क्या बोलते हैं कि सोलर पावर बिल्डिंग्स को हम एज अ सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। सेकंड ऑफ ऑल क्या है, जैसे कि रेन वाटर आती है, बारिश आती है, ठीक है, उस बारिश के पानी को आप हार्वेस्ट करके रख दो, तो हमारे लिए क्या बोल सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी बनाओ, ठीक है। तो ये भी एक तरह का सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है। या फिर आप बोलो कोई रोड बना रहे हो, तो वो रोड जो है उसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल हो, ठीक है। जो भी रोड कंस्ट्रक्शन होती है ना, जो भी हमारा वेस्ट प्लास्टिक होता है, उससे भी हम रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं। उसके बहुत प्रोसेस है, जैसे उसको थ्रेडिंग करनी पड़ती है, बहुत छोटे करने पड़ते हैं। तो मतलब अराउंड आप अगर 10 टन, अगर आप 10 टन यूज कर रहे हो ना, तो वहां पे 1 टन अगर आप प्लास्टिक का इस्तेमाल करोगे, तो आपकी जो है, एक तो देखो वेस्ट भी कम हो गया हमारा एक प्लास्टिक, और हमारा यूज भी किसमें हो गया। और ये वाली जो रोड्स होती है वो ज्यादा सस्टेनेबल होती है और ज्यादा प्रोलॉन्ग चलती है, क्योंकि उसमें बाइंडिंग क्या हो गया, यहाँ पे यूज प्लास्टिक हो गया, उसको थ्रेड्स में काटते हैं, फिर उसके बाद यूज करते हैं उसको, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है हमारी। तो कौन से होगी, सोलर पावर बिल्डिंग्स, रेन वाटर को हार्वेस्ट करो, या फिर प्लास्टिक का यूज करो फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रोड के लिए। क्लियर हो गया सस्टेनेबल के बारे में, आपको पता लग गया। अगर नहीं पता होगा तो पता ही होगा आपको, सस्टेनेबल के बारे में हर जगह लिखा होता है, जितने भी हमारे
जितनी भी चीजें आती है आजकल तो वही होती है, थीम्स होती है कई कई हमारी उनकी, तो उनमें भी सस्टेनेबल वर्ड यूज होता है। तो सस्टेनेबल वर्ड का आपको मतलब पता लग गया होगा, क्लियर हो गया। दूसरा क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर विद हाई आरओआई। अच्छा आरओआई क्या होता है बेसिकली, ये होता है ना आरओआई जो है इसकी फुल फॉर्म है दैट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्ट। क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है कि जो भी आपने पैसा लगाया ना, उस पैसे पे आपने जो भी आपने पैसा लगाया नहीं, जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उस पर आपको कितना रिटर्न मिला, हाउ मच रिटर्न यू गेट ऑन दैट इन्वेस्टमेंट। कि मान लो आपने जो है 10 लाख रुपए क्या किया है, इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। अब आपको मिला है 12 लाख रुपए, एक साल के लिए इन्वेस्ट किया था आपने, अब आपको मिला 12 लाख रुपए, तो आपका आरओआई क्या होगा बेसिकली 20%। क्या होगा 20%। तो यही पूछा है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में कितना है, दैट इज आप बोल सकते हैं कि भाई 20% जो है हमारे पास आरओआई है, तो मतलब जो भी इन्वेस्ट किया है उस पर कितना रिटर्न आ रहा है आपको, दैट इज आरओआई। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। क्यों होता है वैसे बिजनेस या फिर प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए होता है, इवैल्यूएट करने के लिए होता है बेसिकली, है ना। समझ में आपको पर्पस क्या है इसका, बेसिकली हमारे को कोई भी प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है कि नहीं है वो देखना है, तो हम क्या देखेंगे, उसका आरओआई देखेंगे, ये जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं ये हमारा वो है कि नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर विद हाई आरओआई। दूसरा क्या है यहाँ पे कि ओनली सीमेंट बेस्ड कंस्ट्रक्शन। जो सीमेंट बेस्ड कंस्ट्रक्शन होता है ना बेसिकली, ये कभी भी सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। क्यों, देखो ओनली सीमेंट बेस्ड कंस्ट्रक्शन बेसिकली होता क्या है ना कि ऐसे स्ट्रक्चर जो मोस्टली किससे बने हो, हमारे यहाँ पे लिखा है सीमेंट से बने हो, तो हम क्या बोलेंगे, सीमेंट मटेरियल से बने हो, तो हम बोलते हैं कि ये क्या है, ओनली सीमेंट बेस्ड कंस्ट्रक्शन जो है वो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है। नहीं, ऐसा गलत है। क्यों है ऐसा गलत, क्योंकि देखो जब हम बनाते हैं ना, जब हम बनाते हैं सीमेंट, तो मैन्युफैक्चर करते टाइम ना CO2 इमिशन जो है वो बहुत हाई होते हैं। दैट इज वाई ये कभी भी सीमेंट बेस्ड कंस्ट्रक्शन जो है वो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो सकता। क्लियर हो गया आपको क्या बोलना चाह रहा हूं। तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे क्या होता है बेसिकली CO2 इमिशन होता है, जिसकी वजह से क्या है कि बहुत ज्यादा हमारा जो इन्वायरमेंट है, सोसाइटी है, वो सारी क्या हो सकती है, हार्म हो सकती है। दैट इज वाई हम बोलते हैं कि ओनली द सीमेंट बेस्ड कंस्ट्रक्शन जो है वो हमारा सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। सेकंड ऑफ ऑल क्या है, इको स्ट्रक्चर विद अ मैक्सिमम हाइट। क्या लिखा है, स्ट्रक्चर विद अ मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट मतलब ऐसी बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो कि बहुत ज्यादा हाइट में बने होते हैं, तो सबसे मतलब हाइट में बने होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ऐसा स्ट्रक्चर जो कि हाइट में सबसे ज्यादा का हो, सबसे ज्यादा हो हाइट में, जैसे कि आपका बुर्ज खलीफा है। तो ये सब जो है हमारे बेसिकली क्या स्ट्रक्चर विद अ मैक्सिमम हाइट क्या सस्टेनेबल होंगे। तो हाइट का और सस्टेनेबल का इन दोनों का कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या, नहीं है डेफिनेटली। तो बिल्कुल सोचने वाली बात है, पर छोटी छोटी चीजों को भी डिटेल में पढ़ना जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे मैंने मैक्सिमम हाइट बोला, तो जो आपका स्ट्रक्चर है वो मैक्सिमम हाइट पे होगा, तो उससे सस्टेनेबल का क्या रिलेशन, उसका तो कोई रिलेशन नहीं है। तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ऐसा इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि लॉन्ग लास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ताकि हम लॉन्ग फ्यूचर में भी वो क्या हो, हमारी जनरेशन के लिए रिलायबल हो, दूसरा सेफ हो। तो ये वाला आंसर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पता लगा आपको ये चीज क्या है मैंने बोली, ठीक है, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। आरओआई पता लग गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, है ना। दूसरा क्या है, एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है हमारा कि एथिकल डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्स, क्या रिक्वायर्स करता है, क्या सिर्फ और सिर्फ वो ओनली रूल्स एंड लॉज को रिक्वायर करता है, या किसी भी सुपीरियर के इंस्ट्रक्शन को रिक्वायर करता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ मॉरल प्रिंसिपल्स को, या फिर मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट वो करता है। जब हम एथिकल डिसीजन की बात करते हैं ना, तो ऐसे डिसीजन जो कि हमारे क्या हो, राइट हो, हर किसी में राइट हो, ठीक है, और वो क्या हो, फेयर हो, सिर्फ लीगल ही नहीं, सिर्फ क्या लीगल ही नहीं, बल्कि वो मोरालिटी से भी बिलोंग करते हो, मोरालिटी मतलब मोरालिटी समझते हो, ठीक है, मोरालिटी भी सही हो इसमें, मोराली भी आप ऐसे बोल सकते हैं। देखो जब हम एथिकल डिसीजन की बात करते हैं ना, तो बेसिकली जो एथिकल डिसीजन होते हैं ना, वो ऐसे डिसीजन होते हैं जो कि आपके क्या होने चाहिए, राइट होने चाहिए, फेयर होने चाहिए, और क्या लीगल ही नहीं, लीगल तो होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए लीगल, लेकिन लीगल के साथ साथ क्या होने चाहिए, वो मोरालिटी में भी बिल्कुल सही हो। यानी हम क्या बोल रहे हैं कि जो लीगल है वो कभी भी मोरालिटी के बराबर नहीं है, ठीक है, समझ में आपको। वो मोरालिटी वाइज भी बिल्कुल गलत होंगे। अगर जब वो मोरालिटी वाइज गलत होंगे तो और ऐसे लीगल होंगे, तो आप कभी भी उसे एथिकल डिसीजन में नहीं लोगे। तो एथिकल डिसीजन जो है वो क्या रिक्वायर करता है, क्या वो रूल्स एंड लॉज ही रिक्वायर करता है, ऐसा है नहीं ना। अब जो गवर्नमेंट और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, उनके बनाए हुए कानून के तहत अगर आप एथिकल डिसीजन लोगे, तो वहां पे कभी भी मोरालिटी नहीं आ पाएगी, है कि नहीं। आपका मोरल बोलता है कि ये चीज गलत है, ठीक है। अब देखो अब रूल्स तो बोलते हैं कि आपको फॉलो करना चाहिए अपने सुपीरियर्स को। अब अगर जो सुपीरियर्स ही गलत है, तो वहां पे मोरालिटी कहां आ गई, वहां पे आपको डायरेक्टली क्या बोलना है, नो नो बोलना है कि देखो वो गलत है, ठीक है। ये एथिकल डिसीजंस में आते हैं। तो ओनली रूल्स एंड लॉज जो है वो एथिकल डिसीजन में नहीं आते। रूल एंड लॉज तो आते ही आते हैं, लेकिन साथ में एक और चीज जो है यहाँ पे, दैट इज वेग इन्फॉर्मेशन है। क्या है कि यहाँ पे मोरालिटी नहीं आ रही है। दैट इज वाई यू कैन नॉट से कि भाई ये एथिकल डिसीजन मेकिंग में रिक्वायर्ड होगा। क्लियर हो गया इतना। और क्या है, देखो फॉलोइंग द सुपीरियर इंस्ट्रक्शन। अब आपका कोई सुपीरियर होगा, वो आपको बोलेगा कि आपके बॉस ने बोला कि भाई आप रिपोर्ट बनाओ, ठीक है, कोई भी फेक रिपोर्ट बनाओ और जाके सबमिट कर दो। तो आपके मॉरल्स क्या बोलते हैं कि ये तो गलत है यार, अगर मैं कोई फेक रिपोर्ट बनाऊंगा और मैं आगे दे दूंगा तो मतलब काम तो उतने का उतना ही रहा है, लेकिन रिपोर्ट में वो बहुत आगे दिखा चुके हैं। तो ये चीजें जो है ये आपकी फॉलोइंग द सुपीरियर इंस्ट्रक्शन जो है वो बेसिकली एथिकल डिसीजन में नहीं आती। तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट, देखो कंपनी का यही रूल होता है कि मैक्सिमाइज करना किसी भी प्रॉफिट को, लेकिन जो है आपकी मोरालिटी या फिर एथिक डिसीजन जो है वो इस पर डिपेंड नहीं करते कि आप कितने मैक्सिमम प्रॉफिट में हो। वो डिपेंड करते हैं किसमें, कि वो चीज लीगल है, मोरालिटी में है, और उसके बाद अगर जब हमारा प्रॉफिट बन रहा है तो वो बिल्कुल क्या होगा, अच्छा होगा हमारे लिए। लेकिन हमारा इंपॉर्टेंट आंसर क्या है, दैट इज द कंसीडरिंग द मॉरल प्रिंसिपल जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, इतना तो आपको पता ही होगा, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन जानबूझ के मैंने ये बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द मैक्सिमम बल्किंग ऑफ अ सैंड ऑब्जर्व्ड अप्रॉक्सिमेटली एट कौन से वाले मॉइस्चर कंटेंट पे। तो बल्किंग ऑफ सैंड के बारे में बताना चाहिए आपको। देखो एक और चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज द मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम लिखा है, ठीक है। अब जब हम बल्किंग ऑफ सैंड की बात करते हैं ना, तो क्या होता है ना, जब हम सैंड की बात करते हैं, तो सैंड में ही होता है ये। जब हम सैंड की बात करते हैं ना, तो ये सैंड जो है बेसिकली हमारा ना तो ज्यादा मॉइस्ट होता है, ठीक है, और ना ही वो ज्यादा क्या नहीं होता है, ड्राई नहीं होता है। ये दोनों केस किस में होते हैं, एक सैंड में होते हैं, ठीक है, क्ले में नहीं होते। ये हम सैंड की बात कर रहे हैं। क्ले में तो आपको पता है कि बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं, लेकिन जब हम सैंड की बात करते हैं तो इसमें बनता है नॉर्मल स्ट्रक्चर। कौन सा, सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर बनता है, यानी पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और सिर्फ इस तरह से बैठ जाते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ नो कोहेजन, इन दोनों के बीच में
कोई कोहेजन नहीं होता, इसलिए कोई भी यहाँ पे पार्टिकल जो है ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बनाते, जैसे कि हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर जो है या फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर हो गया, वो सब स्ट्रक्चर जो है वो क्ले में बनते हैं, सैंड में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता। तो बल्किंग ऑफ सैंड बेसिकली क्या हुआ, बल्किंग ऑफ सैंड होता है ना जब आप ऐसे मॉइस्चर कंटेंट पे पहुंच जाओ जहां पे सैंड जो है वो नॉर्मल हमारी क्या दिखाती है, जो सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर है वैसा नहीं दिखाती, वो क्या दिखाती है, एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाती है जिसमें कि बीच में क्या होंगे, वॉइड्स होंगे। अच्छा, तो वॉइड्स होंगे, फिर क्या होगा, बीच में अगर वॉइड्स होंगे ना, तो मान लो कि आपने ये सैंड लिए, ठीक है, इतनी सैंड लिए, अब आपने कितना परसेंट इसमें मॉइस्चर कंटेंट करना डालना है, जिसकी वजह से ये जो सैंड है, इतनी सी सैंड जो है अब वो आपको इतनी सी दिखेगी, यानी उसका वॉल्यूम पहले इतना था इनिशियली वी आई अगर जो 1 था, तो वॉल्यूम जो 2 है वो क्या है हमारे पास, दैट इज 2, यानी क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम 2 जो है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू वॉल्यूम 1, यानी वॉल्यूम का इंक्रीमेंट हो जाना, क्योंकि ऐसा मॉइस्चर कंटेंट बना है जिसकी वजह से ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा सैंड के अंदर, वो एक्ट करेगा जिसके बीच में क्या है, वॉइड्स। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कोई वॉइड्स नहीं है, ये है फॉर द नॉर्मल सैंड, जो ड्राई सैंड होगी ना उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जब थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट उसका इंक्रीज कर देंगे तो उसकी वजह से बनेगा हमारा क्या, उसकी वजह से बनेगा ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर जिसके बीच में क्या होंगे, वॉइड्स होंगे। तो ये होता है बल्किंग ऑफ सैंड के बाद, ठीक है। अच्छा, बेसिकली जब हमारा बोलते हैं ना बल्किंग ऑफ सैंड की बात करते हैं, तो बल्किंग ऑफ सैंड बेसिकली किसमें होता है, जो हम बात करें मैक्सिमम बल्किंग ऑफ सैंड ना, तो ये होता है, ये इंक्रीज कितना करता है वॉल्यूम, ये 30 से लेकर 35% तक वॉल्यूम ऑफ द सैंड को इंक्रीज कर देता है। क्या करता है, वॉल्यूम ऑफ द सैंड को इंक्रीज कर देता है। तो अगर जब हम बोले बल्किंग ऑफ सैंड में वॉल्यूम इतना इंक्रीज होता है, तो बताओ कितने मॉइस्चर कंटेंट में होता है, तो मॉइस्चर कंटेंट जो होता है ना वो होता है, उसकी रेंज होती है कितनी, 12% से लेकर 15% मॉइस्चर कंटेंट। ये स्टडीज ने बताया कि जो 12 से लेकर 15% होती है ना, उस टाइम पे जो उसकी वॉल्यूम रहती है वो 30 से लेकर 35% होती है, यानी उसकी वॉल्यूम में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। क्लियर हो गया इतना जो भी मैंने बोला। अच्छा, ऑप्शन ए जो है ये भी सही है, क्यों है ये, क्योंकि कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा बल्किंग इसमें भी होता है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम है इसलिए मैक्सिमम नहीं होगा, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि थोड़ा सा तो होता है, इसमें भी थोड़ा सा बल्किंग तो है, 5% में भी होता है, लेकिन वो मैक्सिमम नहीं होता। यहाँ पे जानबूझ के दिखा है मैक्सिमम बल्किंग ऑफ सैंड, तो मैक्सिमम कितना होता है, 12 से लेकर 15% पे होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 10% मॉइस्चर कंटेंट क्या हो गया, बेसिकली ये भी क्या है, मॉडरेट बल्किंग होती है, इसमें भी 5% में भी होती है, इसमें भी हमारी क्या होती है, मॉडरेट होती है, इसमें 10% ज्यादा होती है, यानी 5% में थोड़ी कम होती है, 10% में ज्यादा होती है, 15% में मैक्सिमम बल्किंग होती है, और 25% में बेसिकली क्या होता है, उसका वॉल्यूम डिक्रीज करने लग जाता है। तो 25% तो सबसे गलत आंसर होगा, समझ में आया। तो 15% इसका राइट आंसर होगा, क्यों होगा, ये भी चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। क्या होता है जब बल्किंग ऑफ सैंड होता है, तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं जिनके बीच में वॉइड्स आता है, जिनके बीच में से क्या होता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीमेंट हो जाता है, कितना, 30 से 35%। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कि जब हम बात करते हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ अ साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व्ड बाय अ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, वो कितने हैं, 2 है, 4 है, या अनलिमिटेड है, या नॉट लिमिटेड बाय नॉट लिमिटेड बट प्रैक्टिकली जो है अप टू 6 से लेकर 10 तक आप उनको कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला है, दो चीजें बोली है, देखो एक तो साइमल्टेनियसली बोला है, साइमल्टेनियसली इक्वेशन बोला है सॉल्व बाय मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो जो MDM होता है ना, बेसिकली मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या होता है, ये क्या होता है, ये ना एक तरह का मैनुअल होता है। क्या होता है, इट इज अ मैनुअल मेथड होता है। किसके लिए यूज होता है, ये होता है हमारा इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है ये वाला मेथड, ठीक है। जैसे कि अगर जब मैं बात करूं किसकी, जैसे कि हम बात करें कॉन्टिन्यूस की, ठीक है, या कोई बीम्स हो गई या फिर कोई फ्रेम्स होगी, उन सब के लिए यूज होता है हमारा क्या, MDM मेथड। क्या बोलते हैं हम उसको, एक तरह का मैनुअल मेथड है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि वो मैनुअल मेथड है, यानी हाथ से किया हुआ मेथड है। इनडिटर्मिनेट है तो यहाँ पे अनलिमिटेड क्या कर सकते हो आप, नहीं कर सकते, तो डायरेक्टली आपको कैंसिल हो जाएगा अनलिमिटेड, कि ये तो मैनुअल मेथड है। अब मैनुअल मेथड अनलिमिटेड हो सकता है, नहीं हो सकता। और ऐसे इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के बारे में पता करता है, सॉरी ऐसे इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के मूवमेंट के बारे में पता करता है, कि मूवमेंट के बारे में पता करता है कौन कहता है हमारा, दैट इज द MDM मेथड। किसने दिया था ये चीज मैं क्लास में बताता हूं, दैट इज द हार्डी क्रॉस मेथड है। हार्डी क्रॉस ने ये वाला मेथड दिया था, दैट इज द हमारा क्या, MDM मेथड, ठीक है। मैनुअल मेथड क्या करते हैं, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर जैसे कंटीन्यूअस बीम या फ्रेम्स के मूवमेंट को हम फाइंड आउट करते हैं। क्लियर हो गया इसका, है ना। अब बेसिकली यहाँ पे क्या है, दूसरा साइमल्टेनियसली इक्वेशन है। इसका मतलब पता क्या है कि कितने भी ज्वाइंट, क्या बोलते हैं, कितने मतलब ऐसे बोल सकते हैं कितने ज्वाइंट्स या फिर मूवमेंट्स, कितने ज्वाइंट्स या फिर मूवमेंट को आप एक साथ बैलेंस कर सकते हो। जितने भी ज्वाइंट्स या फिर मूवमेंट है ना, आप उनको एक साथ मैनेज कर सकते हो नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मल केस में। तो ये बोला कि साइमल्टेनियसली एक साथ आप कितनी इक्वेशन को साथ साथ में मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में सॉल्व कर सकते हो, मतलब साथ साथ में कर सकते हो, मतलब एक साथ कितने ज्वाइंट्स या कितने मूवमेंट्स आया आप नॉर्मल केस में साथ साथ में इन्हें सॉल्व कर सकते हो। तो ये चीज बोलना चाह रहे हैं कि ऐसे कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ हमारे साइमल्टेनियस इक्वेशन हो सकती है जिसको सॉल्व कर सकते हैं बाय मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, ये एक मैनुअल मेथड है, किसने दिया था, हार्डी क्रॉस ने दिया था। क्या फाइंड आउट करते हैं, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की हमको अगर जो मूवमेंट निकालना है तो वो सब निकालते हैं। क्लियर हो गया इसमें, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं दो की ना, तो ये जो दो है ना, ये पार्शियली ना मतलब ये मतलब कर सकते हैं हम, आप इसको भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। ये क्या है, बहुत कम है, तो ये बहुत कम है। तो इंजीनियर्स जो है ना, बेसिकली इसमें एक और चीज है कि जो इंजीनियर्स है ना, वो बेसिकली प्रैक्टिकली हैंडल पता कितना कर सकते हैं, 6 से लेकर 10 तक वो हैंडल कर सकते हैं इजीली। जो भी हमारा इंजीनियर होता है ना, हमारा मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से जॉइंट और हमारे मूवमेंट्स जो है ना, वो इजीली क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने कर सकता है वो पार्श प्रैक्टिकली कितने कर सकता है वो 6 से लेकर 10 तक वो उनको हैंडल कर सकता है। तो जब हम बात करते हैं 2 की ना, तो वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करते। और जब हम 4 को देखते हैं, प्रैक्टिकल तो है पर ये ना जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है उसको नहीं बात कर रहा है। 4 तो इसकी मतलब मिनिमम से भी मिनिमम होगी, लेकिन हम बोल रहे हैं कि मैक्सिमम कितनी है, तो मैक्सिमम यहाँ पे कितनी है, प्रैक्टिकली हम बात करें तो 6 से लेकर 10 तक है, ठीक है। इतनी ज्यादा लिमिटेड, नॉट लिमिटेड बट 6 से लेकर 10 तक की हम बात कर सकते हैं ना, अनलिमिटेड तो होगा ही नहीं, ठीक है। 2 क्या है, बहुत ज्यादा कम है। 4 क्या है, वो मिनिमम से भी मिनिमम है, तो जो डी है वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली कितने कर सकते हैं हम इससे सॉल्व, दैट इज 6 से लेकर 10 तक। क्लियर हो गया ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि अ स्ट्रक्चर इज सेड टू बी काइनेमेटिकली इनडिटरमिनेट अगर
नंबर ऑफ द अननोन्स जो है वो ग्रेटर है इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से, ऑल जॉइंट्स आर फिक्स्ड, इट हैज अ इंटरनल हिंजेस, इट इज मेड ऑफ अ स्टील ओनली। ठीक है, तो ये वाला तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो काइनेटिक इनडिटर्मिनेसी है ना, वो किसी भी स्टील की मटेरियल की क्वालिटी से कोई मैटर नहीं करती, वो स्टील का हो चाहे किसी और का हो, तो उससे तो मैटर नहीं करती। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो काइनेटिक इनडिटर्मिनेसी है ना, ठीक है, अब इसके बारे में बहुत कुछ है बताने को, लेकिन जो काइनेटिक इनडिटर्मिनेसी ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी हमारा स्ट्रक्चर है ना, उस स्ट्रक्चर की जो भी डिस्प्लेसमेंट रहेगी, ठीक है, जो भी हमारी डिस्प्लेसमेंट रहेगी या फिर उसकी क्या डिफॉर्मेशन की बात हो रही होगी, तो हम डिफॉर्मेशन मतलब मूवमेंट की बात हो रही होगी उसकी, हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसको जब हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं करते ना, किसी भी डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते किसी भी इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, तो हमको क्या करना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा इक्वेशंस लेनी पड़ती है इनको सॉल्व करने के लिए, उसके मूवमेंट को सॉल्व करने के लिए और जो भी उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है उन सबको सॉल्व करने के लिए। यानी काइनेटिक इनडिटर्मिनेसी बेसिकली क्या है कि जब भी हम कोई किसी भी स्ट्रक्चर की डिस्प्लेसमेंट या फिर उसकी डिफॉर्मेशन की बात करते हैं ना, उसको डायरेक्टली हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो उसको सॉल्व करने के उसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, किससे नहीं सॉल्व कर सकते, ओनली बाय इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम ना कुछ ऐसी एक्स्ट्रा इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली उसको बोलते हैं हम काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। काइनेमेटिकली इनडिटर्मिनेसी बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है देखिए, काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी बोलते हैं। समझ में आया क्या है ये? हमको क्या करना पड़ता है, हमको ना बेसिकली कोई भी स्ट्रक्चर होगा ना, उस स्ट्रक्चर को हमारा जो भी मोशन होगा, उस मोशन को स्टडी करने के लिए, यानी उसको समझने के लिए ना, हमारे को एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इक्वेशन या फिर हमारे को एक्स्ट्रा कैपेबल इक्वेशन, ठीक है, कैपेबल नहीं, कंपैटिबल कंपैटिबल इक्वेशन जो है हमें उसका इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि हम क्या फाइंड आउट कर सके, किसी भी बीम का या किसी स्ट्रक्चर के मोशन के बारे में हम समझ सके। तो मैंने क्या बोला कि काइनेटिक इनडिटर्मिनेसी बेसिकली क्या है कि किसी भी स्ट्रक्चर का जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा या डिफॉर्मेशन मतलब वो जब हिल रहा होगा, तो उसके डिफॉर्मेशन को स्टडी करने के लिए, यानी उसको सॉल्व करने के लिए पूरी इक्वेशन को हमारे को सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, वहां पे हमारे एक्स्ट्रा कैपेबल ऐसी इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस वजह से हम क्या बोलते हैं, इसको काइनेटिक इनडिटर्मिनेसी बोलते हैं। क्लियर हो गया क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, अब बेसिकली सारे ऑप्शन देखते हैं कि सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे देखते हैं कि ऑल जॉइंट्स जो है वो हमारे फिक्स्ड है। अच्छा, ऑल जॉइंट्स फिक्स्ड है, इसका मतलब क्या है, वो जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो बेसिकली क्या है, स्टैटिक है, या तो फिर क्या है, वो एक सपोर्ट कंडीशन में है। किसमें है? सपोर्ट कंडीशन में है ना, यही बता रहा है ना हमारे को कि ऑल जॉइंट आर फिक्स्ड। इसका मतलब क्या है कि कोई भी स्ट्रक्चर हमारा स्टैटिक है या फिर वो क्या है, हमारा सपोर्ट कंडीशन में बताता है। ठीक है, तो ये जो हमारा काइनेटिक इनडिटर्मिनेसी है, ये डायरेक्टली इसके साथ रिलेट नहीं करती, तो हम बोल सकते हैं कि ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों? बाकी जितने जॉइंट है उससे हमको उसके मूवमेंट और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता चलेगा? बताओ, नहीं पता चलेगा। हमारे हमको डिस्प्लेसमेंट और उसकी जो डिफॉर्मेशन है उसके बारे में पता करना है, तो उसको पता करने के लिए अब इसके सारे जॉइंट्स ही फिक्स है, तो कोई मूवमेंट होगा ही नहीं, कोई स्टैटिक हमारे पास, तो इस वजह से ये भी डायरेक्टली इससे रिलेट नहीं करता। ठीक है, अब ये जो हमारा क्या है, इट हैज अ इंटरनल हिंजेस। अब इंटरनल हिंजेस जो होते हैं ना, वो एक्चुअली हमें पता क्या दिखाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को दिखाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को दिखाता है। ठीक है, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम को दिखाता है, और साथ ही ये इनडिटर्मिनेसी की तरफ नहीं जाता, ये किसकी तरफ जाता है, डिटर्मिनेसी की तरफ जाता है, डिटर्मिनेसी की तरफ जाता है। तो ये तो बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं होगा कि इंटरनल हिंजेस क्या दिखा रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को दिखा रहा है, क्या वो डिस्प्लेसमेंट या डिफॉर्मेशन के बारे में बता रहा है? नहीं बता रहा है एक्चुअली। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो है स्ट्रक्चर इज सेड टू बी काइनेटिक इनडिटर्मिनेट। कब होगा वो? जब उसके इंटरनल हिंजेस नहीं होंगे, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वहां पे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात की जाती है और डिटर्मिनेसी की बात की जाती है। तो ये डायरेक्टली किससे लिंक नहीं है, काइनेटिक इनडिटर्मिनेसी से लिंक नहीं है। और स्टील का तो मैंने बता दिया कि जो भी हमारा स्टील होता है, उस जो भी मटेरियल होता है, उस मटेरियल का काइनेटिक इनडिटर्मिनेसी से कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? दैट इज द नंबर ऑफ अननोन्स जब हमारे ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू द इक्वेशन ऑफ अ इक्विलिब्रियम। ठीक है, जो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है क्या होगा, जब हमारी नंबर ऑफ जो हमारे क्या होंगे, यहाँ पे देखो, जब हमारी नंबर ऑफ अननोन्स ग्रेटर होंगे देन द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो ये बेसिकली क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, जब हमारी जो अननोन है, यानी हमारी जो भी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है अगर वो ज्यादा हो गई, तो हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, साथ में हम एक्स्ट्रा भी चीजें लाएंगे, एक्स्ट्रा इक्वेशंस भी लाएंगे, ताकि हम इसके डिस्प्लेसमेंट को इजीली आइडेंटिफाई कर सके। अब इसने बोला कि नंबर ऑफ अननोन्स जब हमारे पास ज्यादा होंगे, तो यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज्यादा है, यानी इक्वेशन के लिए जितनी इक्विलिब्रियम इक्वेशन के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए थी, उससे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये बिल्कुल राइट आंसर है। वो आप काइनेटिक इनडिटर्मिनेसी की डेफिनेशन से भी बता सकते हैं कि वो बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि काइनेटिक इनडिटर्मिनेसी का जो कोर आइडिया है वो बेसिकली क्या है कि जब नंबर ऑफ अननोन ज्यादा होंगे और इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है हमारी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, मान लो कैसे, मान लो आप एक एग्जांपल ले लो कि आपके पास कोई दो स्पैन है। ठीक है, क्या है हमारे पास, मान लो दो स्पैन है, ठीक है, और दो स्पैन है, इन दो स्पैन में क्या है, नो हिंजेस और देयर, नो हिंजेस देयर। अगर नो हिंजेस ओवर देयर है और दो स्पैम है, तो इनकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्जैक्टली क्या है, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू, अब जितने भी इसके सपोर्ट लगने वाले थे उनसे ज्यादा तो क्या है इनकी डिस्प्लेसमेंट है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जब ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हमें अननोन होगी, जब हमें डिस्प्लेसमेंट जो है वो अननोन होगी और सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, तो हमें नंबर ऑफ अननोन्स हम क्या बोलेंगे, उसको काइनेटिक इनडिटर्मिनेसी बोलेंगे। समझ में आया? छोटा सा पॉइंट था। ठीक है, अभी समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो डार्सी लॉ है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, जो हमारा डार्सी लॉ है ना वो किसके लिए एप्लीकेबल है, जो हमारा डार्सी लॉ है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? क्या वो लेमिनार फ्लो किसी पोरस मीडियम के लिए, टर्बुलेंट फ्लो के लिए, स्टडी फ्लो के लिए, पाइपलाइन या ओपन चैनल फ्लो के लिए? बताओ, आपको पता होगा, बहुत बार आपने डार्सी लॉ पढ़ा है। क्या होता है डार्सी लॉ? फॉर्मूला क्या है उसका, क्यू किया है कि नहीं, डिस्चार्ज इक्वल्स टू क्यू इनटू किया है कि नहीं, ये फॉर्मूला आपको पता होगा। ये जहां पे के क्या है, परमेबिलिटी है, आई क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, ए क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, आई को क्या लिखते हैं हम, एच एल अपॉन क्या लिखते हैं इसको, एच एल नहीं लिखते इसको लिखते हैं हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है ना, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को क्या लिखते हैं, दैट इज डी एच अपॉन डी एल लिखते हैं। ठीक है, डीएच अपॉन डीएल लिखते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि डार्सी लॉ इज एप्लीकेबल फॉर व्हाट, किसके लिए एप्लीकेबल है, लेमिनार फ्लो इन पोरस मीडियम के लिए, या फिर क्या है वो टर्बुलेंट फ्लो के लिए, स्टडी फ्लो के लिए, या फिर ओपन चैनल के लिए? डार्सी लॉ जो बेसिकली है ना, अब आपने आंसर बता दिया होगा इसका, है ना, अपनी कॉपी में लिखते भी रहना। तो डार्सी लॉ है ना बेसिकली वो क्या बोलता है हमको, जब हम डार्सी लॉ को देखते हैं तो ये एक तरह का क्या है, इट इज एन एम्पिरिकल लॉ। ये क्या है, एम्पिरिकल लॉ है।
ठीक है, जो क्या बताएगा मैं आपको, जो हमारा फ्लूइड है ना उस फ्लूइड के फ्लो रेट के बारे में बताता है या फिर डिसाइड करता है। फ्लूइड की जो फ्लो रेट है ना उसको डिसाइड करता है, एक मीडियम के थ्रू करता है। ये मीडियम अभी मैं बताऊंगा क्या है, एक मीडियम के थ्रू करता है, जैसे कि आप मान लो सैंड हो गया, ठीक है, या फिर कोई सॉइल फिल्टर हो गया। उन सब के बीच में जो हमारे फ्लो का रेट होगा ना वो कौन बताएगा मेरे को, डार्सी लॉ बताता है उससे। क्लियर हो गया कि क्या बता रहा है यहाँ पे, क्यों क्या डिस्चार्ज है ना, या फिर क्या बोलते हैं इसको, फ्लो रेट। इट इज अ फ्लो रेट। क्या हो गया, के क्या हो गया, के हमारी क्या है, दैट इज द परमेबिलिटी, है ना, इतनी चीजें, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है। ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, और आई क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज डीएच अपॉन डीएल बोलते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। क्लियर हो गया इसका, है ना। तो बेसिकली जब हम देखते हैं किसको, हम देखते हैं देखो लेमिनार फ्लो इन पोरस मीडियम को देखते हैं, या फिर हम देखते हैं टर्बुलेंट फ्लो इन रिवर की बात करते हैं, या स्टडी फ्लो इन पाइपलाइन की, या ओपन चैनल फ्लो की बात करते हैं। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा, जब हम देखते हैं किसको, हम देखते हैं सबसे पहले टर्बुलेंट फ्लो को, ठीक है। तो टर्बुलेंट फ्लो किसी रिवर में जो बेसिकली होता है वो किसमें होता है, वो जो टर्बुलेंट फ्लो है किसमें, इन रिवर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो भी हमारे रिवर में टर्बुलेंट फ्लो होगा क्या उसके लिए डार्सी लॉ होगा, नहीं, जो हमारा डार्सी लॉ होता है ना, एक और चीज है यहाँ पे, जो हमारा डार्सी लॉ होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, हमारा लेमिनार फ्लो के लिए होता है। किसके लिए होता है, लेमिनार फ्लो के लिए एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि टर्बुलेंट फ्लो कैंसिल, ठीक है, और कहीं है और नहीं है, और नहीं है। तो जहां पे भी लेमिनार फ्लो है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है, कि लेमिनार फ्लो के लिए हो रहा है, किसी पोरस मीडियम के थ्रू हो रहा है। लेकिन पोरस मीडियम होता भी है कि ये नहीं, ये भी देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या ये वाला हो गया। दूसरा क्या है, जब हम बोल रहे हैं स्टडी फ्लो इन अ पाइपलाइन की बात करते हैं, तो जब हम स्टडी फ्लो इन अ पाइपलाइन की बात करते हैं ना, तो वहां पे डार्सी लॉ नहीं लगता है, वहां पे क्या लगता है, हमारा बर्नौलीज इक्वेशन। क्या लगता है, बर्नौलीज इक्वेशन लगता है। और कौन सा लगता है, हैगन पोशन, हैगन हमारा पॉइशन इक्वेशन जो है वहां पे यूज होता है। यानी ये दो चीजें जो है, यानी दो इक्वेशन जो है हमारी कहां होती है, स्टडी फ्लो इन पाइपलाइन में यूज होती है। अब जो डार्सी लॉ है ना वो बेसिकली ना एक मीडियम के थ्रू के लिए बात करता है, कि हमारा फ्लो रेट बताता है किसका, फ्लूइड का, और किसके थ्रू, किसी भी पोरस मीडियम के थ्रू, किसके, पोरस मीडियम के थ्रू। तब हमको पता लगा कि लेमिनार फ्लो जो है इन पोरस मीडियम वो कौन दिखाएगा, सिर्फ और सिर्फ डार्सी लॉ दिखाएगा। समझ में आया ना, याद रखने के लिए इजी है कि पोरस मीडियम होगा और लेमिनार फ्लो होगा, टर्बुलेंट के लिए नहीं होगा। और जो पाइपलाइन है उसमें तो बेसिकली नहीं होगा, क्यों, बर्नौलीज और हैगन-पॉशल इक्वेशन में यूज होता है, ठीक है। तो और ओपन चैनल में, ओपन चैनल जैसे कि आप बोल रहे कैनाल्स, ठीक है, या फिर कोई बोले रिवर्स, तो रिवर्स में जो भी मोस्टली पानी बहता है वो क्या होता है, टर्बुलेंट होता है। तो टर्बुलेंट आ गया तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो ओपन चैनल फ्लो कैंसिल हो गया, स्टडी फ्लो इन पाइपलाइन कैंसिल हो गया, टर्बुलेंट फ्लो इन रिवर ये भी कैंसिल हो गया, टर्बुलेंट। तो हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लेमिनार फ्लो की बात करेंगे। डार्सी लॉ पता लगा क्या है, बेसिकली किसी भी फ्लूइड के फ्लो रेट के बारे में बताएगा, किसी भी फ्लूइड के फ्लो रेट के बारे में बताएगा। कौन, बिटवीन किससे, पोरस मीडियम से, जैसे कि या तो सैंड हो गया या सॉइल के फिल्टर हो गए। दीज आर द एग्जांपल ऑफ द हमारे डार्सी लॉ। समझ में आया आपको, ठीक है। तो अब क्या बोल सकते हैं इसको, डार्सी लॉ जो है किसके लिए एप्लीकेबल है, लेमिनार फ्लो इन पोरस मीडियम के लिए। क्लियर हो गया ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि इन सर्वेइंग जो एंगुलर डिफरेंस है बिटवीन द मैग्नेटिक एंड ट्रू नॉर्थ उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं। तो इससे पहले ना आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जब हम कंपास की बात करते हैं ना तो कंपास में होती है एक फ्रीली मूविंग नीडल होती है, फ्रीली मूविंग, या फिर इसको और स्पेसिफिकली बोले तो ये क्या है, एक तरह की फ्रीली मूविंग मैग्नेटिक, क्या है ये, फ्रीली मूविंग मैग्नेटिक नीडल होती है, ठीक है। क्या होती है ये, फ्रीली मूविंग एक मैग्नेटिक नीडल होती है। अब ये जो नीडल है ना, ये नीडल क्या करती है, ये हमेशा अर्थ की मैग्नेट, यानी अर्थ की जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक सॉरी मैग्नेटिक नॉर्थ है, जो भी हमारी अर्थ की मैग्नेटिक नॉर्थ है ना उसकी तरफ को हमेशा पॉइंट करती है, उसकी तरफ को हमेशा क्या करती है, वो पॉइंट करती है। तो क्या बोला मैंने कि जब हम कंपास की बात कर रहे हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ अ फ्रीली मूविंग मैग्नेटिक नीडल, है ना, व्हिच ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द अर्थ की जो भी मैग्नेटिक नॉर्थ होगी उसकी तरफ को रिप्रेजेंट करती है, उसकी तरफ को हमेशा शो होती है। तो मैग्नेटिक नॉर्थ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है कि मैग्नेटिक नीडल है। क्लियर हो गया, दो चीजें आपको मैंने जो बताई। अच्छा, कंपास की बात हुई है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है, जो हमारी अर्थ है ना वो एक तरह का क्या है, मैग्नेट है। अगर वो एक तरह का मैग्नेट है तो उसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब आपने ऐसे बहुत सारे डायग्राम देखे होंगे जिसमें आपको इस तरह से बना हुआ आपको दिखेगा। तो बेसिकली क्या होता है कि ये अर्थ की क्या एक तरह की मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज अ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा कौन फॉलो करता है, एक मैग्नेटिक नीडल। क्यों, क्योंकि मैग्नेट और मैग्नेट जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही ये जो हमारी मैग्नेटिक नीडल है ये सिर्फ और सिर्फ अर्थ के जो भी मैग्नेटिक नॉर्थ होंगे ना उस पे दिखाती है। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि हर लोकेशन पे, अगर आप हर लोकेशन पे देखोगे तो जो हमारी नीडल है ना वो हमेशा क्या है, डिफरेंट वो दिखाएगी, डिफरेंट नॉर्थ दिखाएगी, डिफरेंट नॉर्थ दिखाती है कि नहीं। ऐसा होता है कि नहीं, आपको देखा होगा आपने कहीं ना कहीं, बहुत जगह देखा होगा आपने, जब आपने कभी कंपास लाया होगा तो आपको पता लग गया होगा, ठीक है। अब बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं ना कि कंपास की जो ट्रू नॉर्थ, जो बेसिकली कंपास है वो ट्रू नॉर्थ क्यों नहीं दिखा रही है। एक होती है मैग्नेटिक जो कि क्या है हर लोकेशन में चेंज होती है, एक है हमारी ट्रू नॉर्थ, क्या है वो हमारी ट्रू नॉर्थ है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ट्रू नॉर्थ क्यों नहीं दिखाता। बेसिकली जो हमारा अर्थ है वो अर्थ क्या एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड और कोई भी ज्योग्राफिकल एक्सिस है ना ये एक ही लाइन में क्या में एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब कि जैसे हम बात करें जो कंपास है, ठीक है, ये जो कंपास है ये अर्थ की क्या है मैग्नेटिक लाइंस को फॉलो करती है। ये जो हमारी मैग्नेटिक लाइंस है ना इन सबको फॉलो करती है वो। इसलिए क्या होता है कि जो भी हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, मान लो यहाँ पे कंपास है ऑन द इक्वेटर, तो ये क्या है हमारी क्या बोलते हैं कुछ और मैग्नेटिक नॉर्थ दिखाएगी। लेकिन जो हमारा ट्रू नॉर्थ होगा वो तो आपको पता है कि कहां पोल्स पे है, तो पोल्स पे बोलेंगे तो हम ये तो ट्रू नॉर्थ हो गया हमारा। लेकिन हमारा कंपास क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक नॉर्थ दिखाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो ट्रू नॉर्थ है और जो मैग्नेटिक नॉर्थ है, इन दोनों के बीच में आपको एक एंगल देखने को मिलेगा, ट्रू नॉर्थ। इन दोनों के बीच में क्या देखने को मिलेगा, आपको एक एंगल देखने को मिलेगा। अब ये जो एंगल होता है ना इस एंगल को हम बोलते हैं क्या, यहां पे लिखा है डेक्लिनेशन बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं उसे, दैट इज द डेक्लिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये डेक्लिनेशन क्या होता है, बेसिकली ये एंगल होता है बिटवीन द ट्रू नॉर्थ
या ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में, ठीक है। ये किस लिए यूज होता है, ताकि इसको देखो जब भी हमारे को मैपिंग करनी होती है ना, या फिर सर्वे करना होता है, हमारे को कोई भी चेंजिंग वेरिएबल के साथ काम नहीं करना पड़ता, जो कि फिक्स्ड वेरिएबल है ना, जो कि फिक्स्ड है ना, उसी के हमें उस पर काम करना पड़ता है। तो हम हमेशा क्या है, डेक्लिनेशन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मान लो कि आप दिल्ली में अभी है ना, अब दिल्ली में बेसिकली जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है ना, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अब मान लो कि जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है वो मान लो कि कितना 0.4 डिग्री जो है हमारा वेस्ट है। क्या है ये 0.4 डिग्री जो है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन वेस्ट की तरफ को है। तो हम क्या बोलेंगे, हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का है, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, इसके ये वेस्ट हो गया। तो हम क्या बोलते हैं, ये ना किसी भी साइड हो सकता है, मैग्नेटिक नॉर्थ ना किसी भी साइड हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, मान लो 0.4 डिग्री जो है वेस्ट की तरफ जो है डिक्लिनेशन हुआ है, इतनी तरफ को डिक्लिनेशन हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे कि माइनस 0.4 डिग्री जो है यहाँ पे डिक्लिनेशन हुआ है। तो हम माइनस सॉरी ऐसे 0.4 डिग्री जो है वेस्ट की तरफ को डिक्लिनेशन हुआ है। मतलब जो हमारा कंपास है वो नॉर्थ और जो रियल हमारा ट्रू नॉर्थ है उन दोनों में कितना फर्क होगा, 0.4 डिग्री का फर्क होगा। तो आप जब भी प्लॉटिंग करोगे ना, तो आपको ये चीज कंसीडर करनी पड़ेगी कि देखो जब हमने कंपास से निकाला था मैग्नेटिक नॉर्थ, तो उसमें कितना फर्क पड़ा, 0.4 डिग्री का डिक्लिनेशन, यानी वेस्ट का डिक्लिनेशन उस पे था। ठीक है, जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ये है। तो ये चीज जो है आपको हेल्प करती है मैपिंग के लिए भी, एक्यूरेटली आपको सर्विंग करने के लिए भी। तो ये जो है हमारा क्या, दैट इज द फर्स्ट इज द डिक्लिनेशन। क्लियर हो गया इतना कि मैं डिक्लिनेशन की बात कर रहा हूं। बाकी सब चीजें क्या है हमारे पास, जैसे कि हम बात करें नेक्स्ट की, दैट इज द डिप। अच्छा, डिप बेसिकली क्या होता है, जब हम इन मैग्नेटिक फील्ड्स को देखते हैं, मैग्नेटिक लाइन को देखते हैं ना, तो एट द इक्वेटर तो कंपास जो है बिल्कुल सरफेस, जैसे मान लो ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अब ये यहाँ पे आप खड़े हो, और आपके हाथ में क्या कंपास है, तो जो कंपास है ना उसकी नीडल ना बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, हॉरिजॉन्टल रहेगी, यानी इसके और इसके बीच में एंगल जो है वो जीरो रहेगा हमेशा। क्लियर हो गया। लेकिन जब हम कहां जाते हैं, पोल्स में जाते हैं ना, तो पोल्स में यहाँ पे आप खड़े हो जाओ और यहाँ पे कंपास लाओ, तो आपको क्या दिखेगा, एक डिप देखने को मिलेगा। वो ऊपर भी हो सकता है, ठीक है, वो नीचे भी हो सकता है। ये जो डिप है ना, ये एक एंगल बनाता है टुवर्ड द सरफेस। क्या एंगल बनाता है वो, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो एट दी पोल्स जो डिप मिलेगा ना हमारे को, तो हम इस डिप को क्या बोलते हैं, 90 डिग्री एट दी पोल्स बोलते हैं और 0 डिग्री एट दी इक्वेटर्स बोलते हैं। क्लियर हो गया डिप के बारे में कि 0 डिग्री एट दी इक्वेटर्स, 90 डिग्री एट दी पोल्स की बात करेंगे। अभी डिप, ये जो हमारा डिप है वो ऐसे करके होगा, ये हमारा कंपास है और ऐसे करके कुछ डिप बनता है। तो सरफेस से एक एंगल है जो अप्रोक्सीमेटली क्या बोलते हैं उसको, 90 डिग्री एंगल बोलते हैं। क्लियर हो गया इतनी सी बात कि डिप बेसिकली है क्या, है ना। तो जैसे कि मान लो कि आप इक्वेटर में हो, तो इक्वेटर में 0 रहेगा और पोल में कितना रहेगा, 90 रहेगा। ठीक है। अब ये क्या, अर्थ की जो भी मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, उसके वर्टिकल एंगल पे ये दिखाता है, जो भी हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी वर्टिकल एंगल पे आपको दिखाता है। तो ये चीज आपको क्लियर होगी कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, डिप क्या होता है, ये क्या होता है ना। अब एक और चीज देखते हैं, दैट इज द, क्या है वो, एजमथ। अब ये एजमथ क्या है भाई, है ना। एजमथ बेसिकली क्या है ना, जो नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये जो हमारी नॉर्थ है, इस नॉर्थ से जो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हमारा एंगल बनता है ना, उसको बोलते हैं हम एजमथ। जैसे कि यहाँ से 0, यहाँ से मान लो कि 90 डिग्री का है, तो उसको हम एजमथ बोलेंगे, ठीक है। या फिर वो 0 से लेकर 360 कहीं पे भी हो सकता है, तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, एजमथ बोलते हैं। इट इज नोन एज एजमथ। ठीक है। अब क्या होता है, इसके यूजेस क्या है, जैसे कि हम सर्वेइंग या मैपिंग करें, तो किसी भी पॉइंट को, मान लो ये हमारा पॉइंट है, तो इस पॉइंट की जो एक्जैक्ट डायरेक्शन होगी ना, वो हमें बतानी पड़ेगी। लेकिन हम कैसे बता रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जब भी कोई नॉर्थ से लेंगे ना हम, तो हम बोलेंगे कि वो जो है वो एक तरह का एजमथ है, वहां पे क्या है, एक एजमथ है, तो हम इसको एजमथ से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया आपको जो भी बोल रहा हूं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो हमारा जो कोई टावर है, ठीक है। अब इस टावर की जो डायरेक्शन है ना फ्रॉम द नॉर्थ, वो हम कहां से बताएंगे, अगर जब वो मान लो 45 डिग्री एंगल है, तो हम क्या बोलेंगे, जो उसका एजमथ होगा वो बेसिकली क्या है, वो इसका एजमथ होगा 45 डिग्री, यानी नॉर्थ से हमारा जो भी एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ये हो गया हमारा एजमथ। और इस एजमथ, अगर मान लो यहाँ पे हमारा टावर है, तो हम क्या बोलेंगे, 45 डिग्री पे हमारे पास एक टावर देखने को मिलेगा, तो इट इज ऑल्सो नोन एज एजमथ। क्लियर हो गया आपको जो भी मैंने बताया अभी तक। एक होता है क्या, लास्ट है हमारा कौन सा, बेयरिंग। अभी बेयरिंग क्या होता है, एजमथ का ना सिंप्लीफाइड फॉर्म में यूजुअली जो ये कितना होता है, 0 एजमथ जो होता है दैट इज बिटवीन 0 से लेकर 360, लेकिन सिंप्लीफाइड वर्जन जो है इसका बेयरिंग वो है 0 से लेकर 90 डिग्री। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई भी चीज है, मान लो 40 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ अगर जो लिखना है, तो बेयरिंग में किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे नॉर्थ 40 डिग्री ईस्ट लिखेंगे। ठीक है। अगर ये 40 डिग्री वेस्ट होता ऑफ दी साउथ, तो हम क्या बोलते हैं, साउथ 40 डिग्री वेस्ट। क्लियर हो गया। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि नॉर्थ साउथ किस तरह से हम बेयरिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ये किसके एंगल, किसके एक सिंप्लीफाइड वर्जन है, 0 से लेकर 360 एजमथ होता है, लेकिन बेयरिंग क्या होता है, 0 से लेकर 90 डिग्री होता है। यानी हम जो है इनको पार्ट्स में बदल सकते हैं, यहां से लेकर 90, यहां से लेकर 90, यहां से लेकर 90, यहां से लेकर 90, कहीं पे भी कोई पॉइंट होगा यहां पे होगा, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है हमारा वेस्ट है, यहां से बोलेंगे हम नॉर्थ 40 डिग्री, यानी नॉर्थ से 40 डिग्री वेस्ट है, तो हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट। क्लियर हो गया। साउथ में भी इस तरह से बोलेंगे कि साउथ 40 डिग्री वेस्ट। क्लियर होगा। कोई भी पॉइंट को अगर शो करना होता है वो बेयरिंग में 90 डिग्री में लगाते हैं, एजमथ में 0 से लेकर 360। अगर जो टावर यहाँ पे है, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये 180 है, तो यहाँ पे मान लो आप 230 या फिर 230 मान लो, 240 मान लो, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो नॉर्थ है, नॉर्थ से क्या बोलेंगे, हमारा जो टावर है दैट इज 270 डिग्री, दैट इज 270 डिग्री फ्रॉम द नॉर्थ। तो ये क्या होगा, एक तरह का एजमथ होगा। लेकिन जब हम बेयरिंग की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, साउथ से 40 डिग्री, यानी ऐसे बोलेंगे साउथ से, अगर जब हम बोलेंगे साउथ से 40 डिग्री टू द वेस्ट। क्लियर हो गया आपको ये चीज भी जो मैंने बोला। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट होगा बताओ। इसने बोला एंगल बिटवीन द ट्रू नॉर्थ और जो मैग्नेटिक नॉर्थ है, उन दोनों के बीच में जो भी एंगल रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बेसिकली क्या बोलेंगे, डिक्लिनेशन बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डिक्लिनेशन हो जाएगा। समझ में आया क्या बोला कि एंगुलर डिफरेंस जो कि मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ के बीच में होगा उसको हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोलते हैं, है ना। समझ में आया कैसे आया मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ये आपको पता लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच सॉइल हैज द हाईएस्ट स्वेलिंग पोटेंशियल। ठीक है, ग्रेवल है, सैंड है, क्ले है, सिल्ट है, या फिर कौन है। देखो जब हम बात करते हैं ना हाई स्वेलिंग पोटेंशियल की, तो इसका मतलब पता क्या होता है कि सॉइल कितना एक्सपैंड कर रही है, सॉइल कितना एक्सपैंड करती है, करती है जब उसमें पानी ऐड करते हैं, जब उसमें हम पानी ऐड करते हैं।
स्वेलिंग पोटेंशियल बेसिकली क्या बोल रहा है कि कोई भी सॉइल है, स्पेशली कोई भी सॉइल रहेगी तो वो एक्सपैंड कितना करेगी जब उसमें पानी ऐड करेंगे। क्लियर हो गया। अच्छा, जब हम बात करते हैं इसमें एक और चीज है कि जब हम बात करते हैं ना बड़े बड़े पार्टिकल्स की, तो जब हम बड़े बड़े पार्टिकल्स की बात करते हैं ना तो ये इसमें ना पानी ना रिटेन नहीं होता है, इसमें नो वाटर रिटेनेशन या फिर नो वाटर रिटेन इन बिग बिग पार्टिकल्स, यानी बिग पार्टिकल्स। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो बड़े पार्टिकल्स है उसमें रिटेन नहीं करेगा पानी, वो क्या करेगा, नीचे बह जाएगा। लाइक सिमिलरली वैसे ही क्या है कि ये जो बड़े बड़े पार्टिकल है इसमें क्या होते हैं, बड़े बड़े गैप्स होते हैं। अभी बड़े बड़े गैप्स की वजह से क्या है, जो पानी है इसमें रिटेन नहीं करेगा और ये नीचे चल जाएगा। तो ये होता है बड़े पार्टिकल्स का। लेकिन जब हम बहुत ही फाइन पार्टिकल्स की बात करेंगे ना तो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल जो है ना वो वाटर को क्या करते हैं, बेसिकली अब्सॉर्ब कर देते हैं, अब्सॉर्ब कर देते हैं अपने अंदर। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे वॉइड्स होते हैं। ठीक है, इनके वॉइड्स जो है ना वो बहुत ज्यादा होते हैं फॉर द फाइन पार्टिकल्स। ठीक है, दैट इज वाई क्या है कि यहाँ पे जो भी पानी रिटेंशन है वो हमेशा क्या रहता है, हाई रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, अब जब हम ग्रेवल की बात करते हैं तो ग्रेवल में बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। तो अब मुझे बताओ क्या उनकी स्वेलिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा, नहीं होगा। जब हम सैंड की बात करेंगे तो उसमें भी नहीं होगा। जब हम सिल्ट की बात करेंगे तो उसमें जो है हमारा जो स्वेलिंग पोटेंशियल है वो थोड़ा सा मॉडरेट रहता है। लेकिन सबसे हाई पूछा हुआ है, हाईएस्ट, तो वो क्या होगा, क्ले, क्योंकि सबसे फाइनेस्ट कौन सा इनमें से, वो है हमारा क्ले है। क्लियर हो गया कि जो क्ले है वो सबसे फाइनेस्ट है, दैट इज वाई इसकी हाई स्वेलिंग एंड हाई स्वेलिंग पोटेंशियल होगा। ना ग्रेवल का होगा, ना सैंड का होगा, ना क्ले का होगा, सॉरी क्ले का होगा, और ना ही किसी और का होगा। समझ में आया आपको कि किसका ज्यादा होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द परमिसिबल डिफ्लेक्शन इन अ बीम एज पर द आईएस कोड इज, बेसिकली हम बात किसी करें, हम डिफ्लेक्शन की बात करें। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद आप इसका आंसर भी इजीली बता पाओगे। ठीक है, कि हम जब डिफ्लेक्शन की बात करते हैं ना किसी भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में, किसी भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बीम अंडर अ लोडिंग, मतलब ये जो हमारी बीम है ये अगर जो लोड है और इस पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्ट्रक्चर की सेफ्टी है ना उस सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमारे जो आईएस कोड है, यानी आईएस कोड कौन सा, यहाँ पे आईएस कोड 456 और 2000 की बात करते हैं कि आईएस कोड 456 2000 की अगर हम बात करें ना तो उसने ना कुछ ऐसे लिमिट्स दिए जिसके तहत ना आपको इस पे काम करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जो मतलब एक होता है देखो जनरल केस, ठीक है, एक होता है जनरल केस। अब इस जनरल केस में क्या होगा, एक अलग से लिमिट दी जाएगी। यहाँ पे लिमिट कितनी है फॉर द बीम के लिए, यहाँ पे होती है L/250, इसके लिए फॉर द जनरल केस के लिए, और यहाँ पे L क्या है, दैट इज द स्पैन ऑफ द बीम। क्या है, स्पैन ऑफ द बीम। अच्छा, ये जो L/250 है ना ये है मैक्सिमम अलाउडेड, मैक्सिमम अलाउडेड, ठीक है, अंडर, अंडर किसके लिए, एक तो सबसे पहला कौन सा होता है, इम्पोज लोड, इम्पोज लोड LOAD प्लस सेल्फ वेट। जब हमारे पास इंपोज लोड लग रहा होगा और जब उसका सेल्फ वेट लग रहा होगा तो जो जनरल केस है उसके लिए जो हमारी एक लिमिट है वो कितनी है, L/250। ठीक है, फॉर द डिफ्लेक्शन इन अ बीम के लिए बात की जा रही है। पर जो हमारा आफ्टर द फिनिश की बात की जा रही है ना, आफ्टर द फिनिश की बात की जा रही है, प्लास्टर के बाद, तो जब हम प्लास्टर के बाद देखते हैं ना तो उसके बाद जो इसकी परमिसिबल लिमिट है ना वो हो जाती है L/350 से लेकर L/360 तक, यानी मैक्सिमम अलाउड आप कितना कर सकते हो, मतलब इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो शुड नॉट एक्सीड, यहां पे लिख दो शुड नॉट एक्सीड देन दिस। ठीक है, एक्सीड देन दिस। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि जब हम बात करते हैं जनरल केस में तो वो L/250 रहनी चाहिए, वो मैक्सिमम अलाउड होता है जब हमारे पास दो ही चीज लग रही है। जब हम फिनिश की बात करते हैं तो फिनिश के बाद कितना नहीं आना चाहिए, L/350 और L/360 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट एक्सीड देन दिस। तो हमारी रेंज क्या होगी, L/250 क्या होगी हमारी रेंज फॉर द जनरल केस, पर फिनिश के बाद कितनी है वो L/50 है। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं इधर L/250 लिखते हैं, लेकिन आईएस कोड 452,000 जो है उसके क्लॉज को ध्यान से देखते नहीं है। उसमें एक और क्लॉज है, क्लॉज नंबर 2, जिसमें क्या बोला गया है कि आफ्टर द फिनिश जब हम L/350 की बात करेंगे या फिर L/360 की बात करेंगे तो ये होगा आफ्टर द फिनिश। तो यहां पे जो हमारी लिमिट रहेगी वो कितनी रहेगी, दैट इज L/250 से लेकर L/360 तक। यहां पे बोला मैक्सिमम, इसमें बोला कि परमिसिबल डिफ्लेक्शन कितनी कर सकते हैं, परमिसिबल डिफ्लेक्शन कितनी कर सकते हैं फॉर अ बीम, तो इस लिमिट में होगी। तो ये लिमिट जो है बिल्कुल ओके होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर ये दोनों नहीं दिया जाता तो क्या बोलते हैं आप, L/360 बोलते हैं। क्लियर हो गया, 250 का बोलते हैं, जब L/360 भी नहीं है तो हम बोलेंगे 250, तो हम ये मान लेंगे कि हमारा क्या है, जनरल केस है। क्लियर हो गया आपको मैंने जो भी बताया यहाँ पे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कि हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक तो फिनिश की बात कर रहे हैं, दूसरा जब इंपोज लोड और जब उसका खुद का सेल्फ वेट लगेगा तब हम उसकी बात करेंगे। इतना छोटा सा पॉइंट था कि देखो जब हम जनरल केस की बात करेंगे स्पैम इतना इतना है, मैक्सिमम अलाउड कितना है फॉर द इंपोज लोड, है ना, और किसके लिए, सेल्फ वेट के लिए, या तो उसका खुद का वेट होगा या तो फिर क्या होगा, उसका लाइव वेट होगा। लाइव वेट मींस टू से जैसे कि फर्नीचर का वेट होगा, जो कभी होता है जो कभी नहीं होता उसको इंपोज लोड बोलते हैं। क्लियर हो गया, ये दो चीजें कि जनरल केस में क्या बात की जा रही है। उसके बाद तो कुछ नहीं है ना, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो भी आपको लिमिट किसमें दे रखी है, आईएस 456 2000 में दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो डिजिटल ट्विन है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो किसमें यूज होता है, एआई में होता है क्या, वो डाटा एन्क्रिप्शन में होता है, मेडिकल रोबोटिक्स में होता है, या सीएम में होता है। तो बेसिकली आपको डिजिटल ट्विनिंग, जो बेसिकली जो डिजिटल ट्विन है ना वो क्या है, एक तरह का डिजिटल कॉपी होती है। इट इज अ डिजिटल कॉपी। किसकी डिजिटल कॉपी होगी, कोई भी अगर जो आप देखो क्या, कोई भी आप देखो अगर जो डिजिटल कॉपी ना, डिजिटल कॉपी किसकी होगी, बेसिकली हमारी जो भी हमारा कोई भी मतलब एक ऑब्जेक्ट मान लो, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की जो भी हमारी डिजिटल कॉपी होगी बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज, उस डिजिटल कॉपी को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली उसको बोलते हैं डिजिटल ट्विन। यानी डिजिटली हमारे को किसी ऑब्जेक्ट की अगर ट्विनिंग करनी है, यानी मतलब जैसे उसकी जैसी बनानी है, तो उसको बोलते हैं क्या, बेसिकली डिजिटल ट्विनिंग। क्लियर हो गया कि ये किस लिए होता है। अच्छा, ये जो डिजिटल, ये ना किसी ऑब्जेक्ट की भी हो सकती है या फिर किसी प्रोसेस की भी हो सकती है। ठीक है, मान लो कोई भी प्रोसेस है आपका, तो उस प्रोसेस की मतलब यहाँ पे काम चल रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, तो उन सबसे रिलेटेड जो है ये डिजिटल ट्विनिंग को बोलते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली किसमें यूज होता है, जैसे जनरली आप देखो जो है ना, तो ये मतलब यहीं पे बता देता हूँ मैं, पहले मैं छुपा रहा था कि नहीं बताऊंगा पर अभी बता देता हूँ।
बेसिकली जब डिजिटल ट्विनिंग होती है ना, वो किसी भी क्या होती है, रियल वर्ल्ड की जो भी, फॉर एग्जांपल रियल वर्ल्ड में क्या आ गया आपका, बिल्डिंग आ गया। अब इस बिल्डिंग की जब भी मैं कंस्ट्रक्शन को देखूंगा ना, तो मुझे ना एक डिजिटल ट्विनिंग बनानी है। अब जैसे कि उसमें कोई भी काम हो रहा है, जैसे कि अभी हमारा क्या चौकी का काम हो रहा है, मतलब हमारे किचन का काम हो रहा है। अब इस किचन के काम में ना जो भी हमारी इंप्रूवमेंट्स दिखेगी ना, वो हम हमारे को क्या है, एक लाइव चीज जो है हमारे को एक डिजिटल कॉपी का है हमारे कंप्यूटर में, वो सब कुछ फीड करके होगी बैठी हुई, ठीक है। यानी जो भी हमारे कंप्यूटर में जो भी हमारा काम हो रहा होगा, मतलब ऐसा हो सकता है कि रियल टाइम अगर जी मुझे मॉनिटरिंग करनी है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, डिजिटल ट्विनिंग का इस्तेमाल करूंगा। क्लियर हो गया। अब इसमें क्या होगा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, जैसे डिजिटल ट्विनिंग बनाने, तो इसका फायदा क्या है, देखो सबसे पहली बात तो यही हो गया कि रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल उन्होंने अभी स्लैब लगाई है या कुछ और किया है, तो वो सब जो है हमारे को कहां पे मिलेगा, कंप्यूटर पे हमारे को फीड अप करके मिल जाएगा कि रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है वो हमारे को वहां पे मिल जाएगी। सेकंड ऑफ ऑल क्या है, जब भी हम बात करें ना मेंटेनेंस की, तो किसी भी मेंटेनेंस की जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह है, वो सब जो है वहां पे लगे हैं कि नहीं है, क्या है कि नहीं, तो इस तरह से बोल सकते हैं कि आप कोई भी प्रिडिक्टिव काम जो है, कोई भी हमारा जो प्रिडिक्टिव काम है, उस काम को आप एक डिजिटल ट्विनिंग के दौरान देख सकते हो। क्लियर हो गया। थर्ड वन क्या है हमारे पास, कि कितना काम हुआ है, क्या काम हुआ है, कितना काम बचा हुआ है, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको परफॉर्मेंस ऑफ द स्ट्रक्चर या परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है, एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर जो है इसका काम हो सकता है, ठीक है। फोर्थ क्या हो गया, अच्छा आपने देख लिया कि यार ये काम है, यहां से देख लिया आपने, डिजिटली ये सब कुछ देख लिया, लेकिन आपको क्या लगता है वहां पे ना कुछ कमी है, तो जितनी भी आपको इंप्रूवमेंट करनी है ना, वो इंप्रूवमेंट्स वगैरह भी आप कहां देख सकते हो, कहीं पे भी जहां पे काम भी नहीं चल रहा है, वहां पे भी आप देख सकते हो कि यार यहाँ पे ये जो हमारी स्लैब लगी है, इसका थोड़ा सा जो पिलर है टेढ़ा हो गया, तो मतलब इसको हमारे को सही करना है, तो जितनी भी चीजें जो है वो सारी की सारी कहां देख सकते हो, आप अपने कंप्यूटर में देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ द डिजिटल ट्विनिंग। यानी आपने जो रियल वर्ल्ड में चीज थी, उसका आपने एक ऐसा डिजिटल कॉपी बना दिया अपने कंप्यूटर में, यानी उसकी छोटी सी मॉडलिंग कर दी है, और उस मॉडलिंग के तहत आप कुछ भी देख सकते हो उसमें। तो यानी रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको डिजिटल ट्विनिंग का करना पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पे पूरा है कि जो हमारा डिजिटल ट्विनिंग कॉन्सेप्ट है, वो बेसिकली क्या किस लिए यूज होता है, वो बेसिकली ये चीज पूछ रहा था हमसे, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि परफॉर्मेंस की एनालिसिस करना ऑफ द स्ट्रक्चर, तो हम ये कर सकते हैं। दूसरा क्या है, हम एक ना बेटर डिसीजन मेकिंग बना सकते हैं, या बेटर डिसीजन जो है मेकिंग जो है इससे हो सकती है। तो इसके 4-5 यूजेस है, वो मैंने यहाँ पे बता दी कि रियल टाइम मॉनिटरिंग करनी हो, या फिर कोई परफॉर्मेंस को चेक करना हो, प्रिडिक्टिव काम को देखना हो, या फिर बेटर डिसीजन मेकिंग जो है वो इन सब से देखी जाती है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि आपकी बिल्डिंग बन रही है, अब आप क्या क्या बता सकते हो इस बिल्डिंग में, कि सबसे पहले कि कहाँ डिले हो रहा है, कहाँ काम जो है वो हमारा डिले हो रहा है। सेकंड ऑफ ऑल क्या बन सकते हैं कि जो भी हमारा डिजाइन है, यार ये जो डिजाइन है बिल्कुल ठीक नहीं लगा, तो डिजाइन में जितने भी हमारे फ्लॉज है वो सब देख सकते हो, रियल टाइम में देख सकते हो आप ये, ठीक है। और जैसे कि हमको बताया कि कोई भी अगर हमारे पास लोड आएगा, तो उससे हमारी जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग पे क्या फर्क पड़ेगा, वो चीज भी आप देख सकते हो। यानी पहली, दूसरी, तीसरी क्या बोल सकते हो कि स्ट्रक्चर कैसे बिहेव करेगा, स्ट्रक्चर कैसे बिहेव करेगा, ठीक है, करेगा इन लोडिंग, ठीक है, और फ्यूचर के लिए भी, तो ये क्या है सबसे अच्छा डिजिटल ट्विनिंग क्या है, एक तरह का अब न्यू कंसेप्ट है जो किसके लिए यूज होता है, फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए बेसिकली यूज होता है। क्लियर हो गया कि किसके लिए यूज होता है, इसकी यूजेज में इसका आंसर था कि कहां यूज होता है। अच्छा यहाँ पे अगर मैं देखूं तो क्या है कि डिजिटल ट्विनिंग जो है वो कांसेप्ट किस में यूज होता है, कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होता है। देखो जो डिजिटल ट्विनिंग होती है ना, डिजिटल ट्विनिंग में ना एआई के साथ ही काम करता है वो, लेकिन उसका जो मोस्टली जो काम रहता है वो कहां रहता है, वो हमेशा कहां रहता है, कंस्ट्रक्शन वर्क में रहता है, या फिर किस में रहता है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स में रहता है इसका बेसिकली, ठीक है। तो डिजिटल ट्विनिंग किसके लिए काम आता है, कंस्ट्रक्शन में और मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम आता है, एक्जैक्टली इन्हीं के लिए काम आता है। लेकिन जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो तो ओवरऑल सब कुछ ही काम करता है, आप चाहे उससे कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग में काम लगा दो, या फिर आप कोई नॉर्मल वर्क में करा दो, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ वो काम करता है, पर वहां पे ये कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली यूज नहीं होता है। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये गलत आंसर है, ठीक है। डाटा इंक्रिप्शन की बात करें तो डाटा इंक्रिप्शन बेसिकली किससे रिलेटेड होता है, हमारी जो भी हमारी सिक्योरिटी होती है, या फिर हमारी क्या प्राइवेसी जो होती है, उनके साथ ये कनेक्ट होता है डाटा इंक्रिप्शन ना। लेकिन ये किसके साथ कनेक्ट नहीं होता, डिजिटल ट्विनिंग के साथ कनेक्ट नहीं होता। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये भी आंसर क्या है, गलत है। अच्छा जो हमारा क्या है, सॉरी मेडिकल जो हमारे रोबोटिक्स है ना, ये बेसिकली क्या है, ये ना ट्विनिंग में होते हैं, ठीक है। जो हमारे मेडिकल रोबोटिक्स है ना, ये ट्विनिंग में होते हैं, लेकिन इनका यूज जो है वो थोड़ा सा क्या रहता है, लिमिटेड यूज रहता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक तो पहली बात तो ये कोई प्राइमरी फील्ड के लिए काम नहीं आते हैं, प्राइमरी फील्ड के लिए मतलब काम तो आते हैं, पर मेडिकल टीम्स मतलब जितनी फास्ट आपको एक ह्यूमन मेडिकल दे सकता है, वो एक मेडिकल रोबोटिक्स नहीं दे सकता, ठीक है। लैक ऑफ द इमोशंस और बहुत सारी चीजें होती है, जिसकी वजह से मेडिकल रोबोटिक्स जो है आपके वर्ल्ड में तो यूज होते होंगे, लेकिन प्राइमरली आपको झटपट अगर किसी का इलाज करना है, तो बहुत बेस्ट क्या रहता है आपके पास कि ह्यूमन इंटरफेरेंस वहां पे जरूरी हो। तो मेडिकल रोबोटिक्स जो है वो लिमिटेड काम करता है डिजिटल ट्विनिंग में। बेसिकली ये ना बहुत एडवांस स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि आप क्या करते हो कि आप ऐसे कंस्ट्रक्शन बनाना चाहते हो जहां पे ह्यूमन का जो भी इंटरफेरेंस है एज अ सुपीरियर वो थोड़ा सा कम रहे, ठीक है। और उनके ऊपर जो काम रहे, बेसिकली ये सब लोगों को अपना अपना काम जो है वो बहुत अच्छे से निभाना पड़ता है, तो वो हिसाब जो है वो इंडिया में नहीं चलता। लेकिन डिजिटल ट्विनिंग के बारे में इतना जान सकते हो आप कि देखो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में काम होता है, कंस्ट्रक्शन में मैन्युफैक्चरिंग में जो भी डिले वगैरह होगा उन सब के बारे में आपको बताएगा। अब मैन्युफैक्चरिंग में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, डिजिटल ट्विनिंग का मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अभी कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं, लेकिन इतने हाई उसमें लेवल में नहीं होते अभी, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो कि डिजिटल ट्विनिंग एआई का इस्तेमाल भी करता है, सीएम में भी करता है, डाटा इंक्रिप्शन तो नहीं होता है इसका, मेडिकल रोबोटिक्स तो यूज होते हैं वहां पे भी। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करंट अफेयर से रिलेटेड है कि हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ इंडियन एनवायरमेंट मूवमेंट, कौन है बताओ मुझे, कौन है, क्या वो बाबा आमटे हैं, या फिर वो मेधा पाटकर है, या फिर सुंदरलाल भगवान है, या फिर राजेंद्र सिंह है, बताओ कौन कौन है, आपको पता होगा ये, राइट।
तो अगर जब मैं बात करूं किसकी, बाबा आमटे की, तो बेसिकली जो बाबा आमटे था ना, उन्होंने क्या किया है, वो बेसिकली क्या किसके लिए जाने जाते हैं, वो जाने जाते हैं हमारे जितने भी सोशल वर्कर्स है ना, उनके लिए जाने जाते हैं। सोशल काम जो उन्होंने किए ना, उन सबके लिए जाने जाते हैं। बेसिकली किसके लिए जाने जाते हैं, वो बहुत ही एक अच्छी बीमारी, जैसे आपको स्किन में क्या होता है, रेड रेड से दाग्स पड़ने लग जाते हैं, या फिर कुछ और दाग्स आपको देखने को मिलेंगे, शक्ल बिगड़ सकती है इससे। तो ये सब जो चीजें होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेप्रोसी। क्या बोलते हैं, लेप्रोसी पेशेंट्स। लेप्रोसी पेशेंट्स के लिए ना इन्होंने बहुत काम किया है। बेसिकली जो लेप्रोसी बीमारी होती है क्या होती है, मतलब आप ऐसे देखोगे किसी के स्किन में व्हाइट व्हाइट से धब्बे होते हैं या फिर रेड रेड से धब्बे होते हैं, है ना, और जब उनको टच करते हैं तो वो बोलते हैं कि हमको ना सेंसेशन नहीं हो रहा, हमको फील नहीं हो रहा बेसिकली। और ये जो चीज है ना, ये लेप्रोसी के सिम्टम्स होते हैं बेसिकली, है ना। और उनका शक्ल भी आपने देखा होना कि सारी बिगड़ जाती है। देखो ये जो बीमारी है ना, आप सोचते फैलती नहीं, ये फैलती है। मान लो कि आपने किसी से शादी कर ली और उसको लेप्रोसी है, ठीक है, वो मतलब अभी दिखने वाली नहीं, उसकी अभी जो है फर्स्ट डिग्री, अभी वो प्राइमरी स्टेज पे है। जब वो प्राइमरी स्टेज पे होगा ना, तो तब नहीं कोई नहीं दिक्कत, लेकिन जब सेकंडरी या टर्शरी स्टेज में होते हैं ना, तो इसमें ना लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट की वजह से ये लेप्रोसी जो है ना, ये फैल सकती है एक दूसरे से। दूसरा, उनकी जो भी छींकने या फिर ये सब चीजें करने की वजह से जो भी उनके हवा में मटेरियल रहते हैं, जैसे कि उन्होंने छींक दिया, ठीक है, खांसी कर दी, उनके रुमाल को यूज कर दिया, तो ये सब क्या कॉज करते हैं, ये भी कॉज करते हैं हमारी लेप्रोसी फॉर द अदर पेशेंट, जिसको लेप्रोसी होती नहीं है, ठीक है। ये 100% क्यूरेबल भी है और ये 100% ट्रीटेबल भी है। आप ऐसे भी नहीं कर सकते कि ये परमानेंट डैमेज करेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। और अभी जो है WHO ने वो क्या निकाली, MDT निकाली, क्या बोलते हैं, मल्टी ड्रग थेरेपी। अब ये जो है ना, ये बिल्कुल फ्री है, जो भी लेप्रोसी के पेशेंट्स हैं उन सबके लिए बिल्कुल फ्री है, और ये बिल्कुल ट्रीटमेंट है, इससे कोई भी परमानेंट डैमेज नहीं होता है। तो उसके लिए काम किया था हमारे बाबा आमटे जी ने, जिन्होंने क्या किया कि हमारे जो लेप्रोसी पेशेंट्स हैं उनकी हेल्प की, उनके लिए बहुत सारी चीजें ऐसी की जिसकी वजह से क्या है कि ये क्यूरेबल भी था, क्योंकि पता था उनको, नॉलेज थी, दैट इज वाई उन्होंने ये हेल्प किया, ठीक है। और मेधा पाटकर उनका ये इन्वायरमेंटल मूवमेंट से कोई भी ताल्लुकात नहीं, तो हम बोल सकते हैं कि बाबा आमटे जो है वो इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है, वो इन्वायरमेंटल मूवमेंट से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्या है हमारा, दैट इज द मेधा पाटकर। अच्छा, ये जो मेधा पाटकर है ना, ये बेसिकली इन्होंने क्या किया था, नर्मदा बचाओ, आपने सुना होगा ये चीज, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है इन्होंने चलाया था। आंदोलन जो है इन्होंने चलाया था, मतलब उसमें इन्होंने भाग लिया था, मतलब ये फर्स्ट नहीं थे ना, ये सबसे पहले थे, लेकिन इन्होंने ये क्या किया, इनका बेसिकली काम किया, मेधा पाटकर ने किया, क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, ठीक है, क्लियर हो गया। लास्ट क्या है, दैट इज रंजीत सिंह। अच्छा, रंजीत सिंह है, इनको क्या बोलते हैं, दैट इज द इसको बोलते हैं वाटर मैन ऑफ द इंडिया, वाटरमैन ऑफ द इंडिया बोलते हैं। इन्होंने ज्यादातर ने क्या किया कि वाटर कंजर्वेशन के लिए काम किया है, वाटर कंजर्वेशन के लिए काम किया है। देखो, इतनी डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर ऊपर से जानना जरूरी है। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन इन्होंने किया, दूसरा आमदे क्या किया, उन्होंने लेप्रोसी पेशेंट के लिए काम किया, ठीक है। अब जो हमारे कौन से आते हैं, सुंदरलाल भगवाना जो आते हैं ना, उन्होंने क्या किया, हमारा जो ये चिपकू आंदोलन था, ठीक है, सॉरी चिपकू जो हमारा मूवमेंट था ना, आंदोलन बोलते हैं बेसिकली, तो चिपकू मूवमेंट था ना, वो चिपकू मूवमेंट इन्होंने किया था, कब था वो, 1977 में, नहीं 1970s में, है ना, 1970s में उन्होंने ये चिपकू मूवमेंट किया था। बेसिकली इन्होंने क्या किया कि लोग ना फॉरेस्ट को बचाने के लिए पेड़ों के साथ चिपक गए थे कि अगर जो पेड़ को काटना है तो हमें भी काटो पहले। तो ये बेसिकली इसमें काम किया। और भी इन्होंने काम किया, जैसे तेरी डैम प्रोजेक्ट में इन्होंने क्या किया, उसके अगेंस्ट काम किया, क्योंकि वहां पे जब कंस्ट्रक्शन होता है तो इन्होंने वो क्या बहुत ज्यादा वहां पे वो चीज की मूवमेंट की है, जिसकी वजह से क्या है कि वहां पे वो चाहते थे बेसिकली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो हो, इकोलॉजी को खराब ना करे, एनवायरमेंटल को बिल्कुल प्रोटेक्ट करके। तो उन सबके लिए काम किया किसने, सुंदरलाल भगवाना ने। तो आप क्या बोल सकते हैं कि जब हम इन्वायरमेंटल मूवमेंट की बात करते हैं, जैसे कि चिपकू आनंद हो गया 1970s में, तो वो सब किसने किया, हमारा दैट इज द सुंदरलाल भगवाना ने, ठीक है। बस ऊपर ऊपर से जानना इंपॉर्टेंट है कि सुंदरलाल भगवाना ने हमारा क्या निकाला है, दैट इज द इंडियन इन्वायरमेंटल मूवमेंट उन्होंने शुरू किया था। क्लियर हो गया आपको इतना जो भी है ना। बेसिकली क्या करना चाहते थे वो, हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहते थे और इकोलॉजी को बचाना चाहते थे। जो इकोलॉजिकल है ना, उसको क्या करना चाहते थे, इकोलॉजी को बचाना, इकोलॉजी को बैलेंस करना चाहते थे वो। क्लियर हो गया। और काफी अवेयरनेस भी फैलाई थी इन्होंने, है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, काफी अवेयरनेस भी फैलाई थी। तो आप भी बोल सकते हैं कि ये है, ठीक है। बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज द एलसीसी। एलसीसी क्या इंक्लूड करती है, देखो इससे पहले आपको एलसीसी जानना पड़ेगा, ठीक है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के बारे में जानना पड़ेगा। ये क्या है, ये एक तरह की क्या है, इट इज अ टेक्निक जिसमें कि आप पूरी लाइफ स्पैन के पूरे की पूरी जो भी हमारी लाइफ स्पैन है ना, उसके दौरान जितने सारे हमारे क्या होते हैं, कॉस्ट होते हैं ना, उन कॉस्ट को जो कंसीडर करता है, बल्कि उनकी कॉस्ट को जो कंसीडर करता है ना, सारे के सारे जितने भी हमारी पूरी लाइफ स्पैन है उसमें जितने की हमारी कॉस्ट आएगी किसी भी चीज की, तो उसकी सारी की सारी जो कॉस्ट है उन सबको इंक्लूड करता है कौन, हमारा दैट इज द लाइफ है ना, लाइफ। तो जितनी ओवरऑल जितनी भी लाइफ आएगी किसी भी सब्जेक्ट की, उसमें उसकी जो साइकिल है, कॉस्टिंग की जो साइकिल है, वो सारी कॉस्टिंग के बारे में बता रहा है। तो इसने बोला कि जो लाइफ साइकिल है वो बेसिकली क्या कर रहा है, एक तरह का ऐसी टेक्निक है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, पूरी की पूरी जो भी हमारी लाइफ स्पैन है उसके दौरान जो भी हमारे पास क्या आएगा, होने वाले जितने भी हमारे कॉस्ट है, यानी जितने भी हमारी खर्चे हैं, उन सबको कंसीडर करता है। और क्या क्या कंसीडर करता है, एक तो हमारे सारे के सारे खर्चे को कंसीडर करता है, मतलब कि मान लो कि आपने एक बिल्डिंग बनाई, ठीक है, अब ये बिल्डिंग जो बनाई है मान लो कि 50 लाख की है, ठीक है, इट इज 50 लाख रुपीज, ठीक है। तो वो क्या है कि जो एलएलसी है ना, वो क्या क्या इंक्लूड करके मैं ये बता रहा हूँ, एक तो उसकी 50 लाख है ना, और मान लो कि 50 लाख है प्लस साथ में जो उसका मेंटेनेंस होगा पूरी बिल्डिंग का, वो मान लो कि 70 लाख है ना। तो जो ओवरऑल कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, 120 लाख है। अभी जो 120 लाख है ये सारा कौन देखता है, एलएलसी देखता है। क्या देखता है, एलएलसी यानी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग देखता है, यानी इस ऑब्जेक्ट की जो भी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग होगी उसके बारे में ये क्या सारी चीजें जो है इंक्लूड करता है। यानी 50 लाख को ही नहीं, सिर्फ उसकी लाइफ में जितने पैसे लगने वो नहीं, लेकिन साथ में उसकी जितनी भी मेंटेनेंस होगी तो उसको भी ये टैग करता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक तो सबसे पहली बात कि सारे कॉस्ट को इंक्लूड करता है, जितने भी कॉस्ट होंगे उन सबको इंक्लूड करेगा। मान लो कि टोटल कॉस्ट जो इसकी 50 लाख थी, प्लस और जो साथ में क्या होगा, एक तो हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट, क्या बोल सकते हैं इसको,
मेंटेनेंस कॉस्ट जो है उसको भी इंक्लूड करता है। तो कौन कौन सी होगी, सारी कॉस्ट, जितनी भी कॉस्ट रहेगी, मतलब ओवरऑल कॉस्ट जितनी भी रहेगी, साथ में मेंटेनेंस कॉस्ट को भी इंक्लूड करता है। क्लियर हो गया। इसमें क्या क्या आते हैं हमारे एलएलसी में, सबसे पहली बात एक तो इनिशियल कॉस्ट के बारे में बताता है ना, मतलब इनिशियल कॉस्ट क्या हो गया, देखो किसी भी चीज की डिजाइनिंग करनी होगी, उसकी प्लानिंग करनी होगी, मटेरियल लाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, या फिर उसमें कोई भी जैसे इंस्टॉलेशन, जैसे मतलब नलके वगैरह, ये सब पॉट वगैरह, इन सबको कंपोर्ट वगैरह, इन सबको अगर हमको इंस्टॉल करना है तो उसके लिए क्या लगेगा, एक इनिशियल कॉस्ट लगेगी। तो इनिशियल कॉस्ट भी ये इंक्लूड करता है। क्लियर हो गया। जो भी हमारे ऑपरेशन रहते हैं या फिर हमारे क्या मेंटेनेंस कॉस्ट रहती है, उन सबको भी इंक्लूड करता है। मतलब जैसे कि हमारे रेगुलर मेंटेनेंस करनी पड़ती है, ठीक है, जो भी हमारी क्या है उसमें माइनर्स रिपेयर्स रहेंगे, उन सबको भी ये क्या करता है, इंक्लूड करता है। तो जितने भी ऑपरेशन रहेंगे, मेंटेनेंस कॉस्ट रहेगी, वो सबको भी इंक्लूड करता है। थर्ड वन क्या हो गया, अगर जो हमको कोई भी चीज, मान लो कि एसी वेंट्स है, अब एसी वेंट्स जो है बेसिकली खराब हो गए, तो उन सबको रिपेयर करना पड़ेगा। आपके नल के जो है वो टिप टिप करने लगे, उन सबको रिपेयर करना पड़ेगा। तो जितने भी हमारी रिप्लेसमेंट की बात आती है, रिप्लेसमेंट एंड जो रिपेयर कॉस्ट है, उन सबको भी इंक्लूड कौन करता है, हमारा दैट इज एलएलसी करता है। समझ में आया आपको। दूसरा क्या होता है कि फोर्थ वन कौन सा हो गया, दैट इज द डिस्पोजल कॉस्ट। क्या होता है, डिस्पोजल कॉस्ट। क्या हो गया, जब भी कोई प्रोडक्ट या फिर कोई स्ट्रक्चर जो होता है ना, जब उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, तो लाइफ खत्म हो जाने के बाद उसे जब रिसाइकलिंग करने के लिए भेजा जाता है, तो उधर भी क्या आता है, बेसिकली खर्चा आता है। तो उस खर्चे को भी कौन इंक्लूड करता है, डिस्पोजल कॉस्ट उसे इंक्लूड करता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जितना भी हमारी एंटायर दी लाइफ स्पैन किसी भी ऑब्जेक्ट की, जितनी भी हमारी एलएलसी रहेगी, वो इंक्लूड क्या करेगी, सारे कॉस्ट को भी ड्यूरिंग द एंटायर लाइफ स्पैन में। समझ में आया, इनिशियल कॉस्ट को भी, ऑपरेशन को भी, रिप्लेसमेंट को भी, डिस्पोजल कॉस्ट को भी, कि उस किस चीज को डिस्पोजल करना है, उसे रिसाइकल करना है, वो कैसे करना है, स्ट्रक्चर हो गया, बिल्डिंग होगी, उसके लिए भी, रिप्लेसमेंट के लिए भी, ऑपरेशन के लिए भी, और इनिशियल कॉस्ट के लिए भी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, एक ही राइट आंसर यहाँ पे दिख रहा है कि सारे के सारे कॉस्ट इंक्लूड करेगा हमारा कौन, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। क्लियर हो गया, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या होता है बेसिकली। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दैट इज द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज पास्ड इन किस ईयर, कौन सी ईयर में हुआ था बताओ। देखो जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की बात करते हैं ना, तो जब पोस्ट सुनामी आई थी ना 2004 में, पोस्ट सुनामी आई थी जब हमारे पास 2004 में, तो उसके बाद से ना डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है ना, वो मतलब लगा कि पार्लियामेंट को लगा कि ये इंपॉर्टेंट है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो कब आया था हमारा, 2005 में आया था। ठीक है, अब ये मैंने क्यों बताया, देखो इससे रिलेटेड आप एक बात जान लोगे। देखो सुनामी आई थी, फिर उसके बाद क्या बना हमारा, इसकी जरूरत पड़ी है, तो आपको याद रखने के लिए इजी रहेगा। जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है वो कब पास हुआ था पार्लियामेंट में, 2005 में पार्लियामेंट में पास हुआ था। ठीक है, कहां का और क्या बना था इसके साथ साथ में, एनडीएनए बना था। क्या मतलब है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी था। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये क्या किसने किया था, ये हमारे दैट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया करता है, हमारे को हेड कौन करता है इसको, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है इसको हेड करता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज को। ठीक है, 2005 में हुआ था। तो किस ईयर में हुआ था ये पास, दैट इज द 2005। क्लियर हो गया, इतना समझ में आया। ठीक है, क्या काम क्या है इसका, इसका काम क्या है कि हमको देखो प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, है ना, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, ड्रिल्स होनी चाहिए, ड्रिल्स इंपॉर्टेंट है। सेकंड, थर्ड क्या होगी कि प्रिवेंट कैसे करना है उसको, है ना, प्रिवेंशन। ठीक है, और क्या होता है वैसे ड्रिल्स वगैरह, ये तो मैं ये नहीं है, मतलब आप ऐसे समझो, प्रॉपर प्लानिंग हो गया, प्रिवेंशन हो गया। थर्ड क्या हो गया हमारा, ये सेकंड हो गया। थर्ड क्या हो गया हमारा, दैट इज द रिस्पॉन्स हो गया। और क्या होता है, एंड रिकवरी होता है। ठीक है, इन सबको एंश्योर करने के लिए हमारी क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनी थी। कब बनी थी, 2005 में बनी थी। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि जो प्राइमरी रोल है पीपीटी का, है ना, पीपीटी बेसिकली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में बोल रहा है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है इन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका मेन रोल क्या है, उसका प्राइमरी रोल क्या है, बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा कि पीपीटी बेसिकली होता क्या है। ठीक है, पीपीटी क्या होता है, ये ना एक ऐसा इस तरह का मॉडल होता है ना, जहां पे गवर्नमेंट प्लस क्या हमारी जो प्राइवेट कंपनीज है, गवर्नमेंट प्लस जो भी प्राइवेट कंपनी है, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं। या क्या करते हैं, ये डिजाइनिंग करेंगे या फिर वो उनको फाइनेंस करेंगे किसी भी प्रोजेक्ट को। ठीक है, या फिर क्या इन सबको डिजाइनिंग करेंगे, फाइनेंस करेंगे, और साथ मिलकर क्या करेंगे, ये ऑपरेट करेंगे, ऑपरेट करेंगे और बिल्ड करेंगे, कुछ ना कुछ बिल्ड ना करेंगे वो। क्लियर हो गया। पीपीटी क्या है कि पीपीटी क्या है, एक तरह का गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों मिलकर क्या करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, फाइनेंसिंग करते हैं, और ये बिल्ड करते हैं किसी भी, और बिल्ड करते हैं, और दूसरा क्या है कि ऑपरेट करते हैं। क्लियर हो गया। इससे होगा क्या कि देखो सबसे पहली बात, किसी प्रोजेक्ट में टाइम कंप्लीशन टाइम, किसी भी चीज के लिए टाइम प्लस कॉस्ट एफिशिएंट, है ना, कॉस्ट एफिशिएंट रहे वो प्रोजेक्ट। तो ये दोनों चीजें जो है, इन दोनों को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट जो है दोनों एक साथ काम करते हैं। क्लियर हो गया आपको, जो मैंने बोला पीपीटी के बारे में। यानी क्या बोल सकते हैं कि पीपीटी का जो मेन पर्पस है वो क्या है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करेंगे, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करेंगे किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, किसी भी किसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करेंगे। क्लियर हो गया। जैसे कि आप बोलो रोड बनाने हैं, या फिर ब्रिजेस बनाने हैं, या फिर आपको कोई हॉस्पिटल बनाना है, तो इन सब चीजों के लिए जो है हमारी गवर्नमेंट और जो प्राइवेट कंपनी है वो दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, उसको फाइनेंस भी करते हैं, उसको डिजाइनिंग भी करते हैं, और जो सारी की सारी हमारे ऑपरेट करते हैं, सारे के जो ऑपरेट है यानी सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपस में बांट देते हैं। क्लियर हो गया। जिससे क्या मिलेगा कि देखो एक तो टाइम बचेगा और कॉस्ट एफिशिएंट जो है वो चीज हो जाएगी। क्लियर हो गया, जो भी मैंने बोला यहाँ पे। दूसरा क्या बोला कि पीपीटी के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइमरी रोल क्या है बेसिकली, तो यहाँ पे क्या है कि रिड्यूस द गवर्नमेंट कंट्रोल। तो क्या ये चाहते हैं वो मुझे बताओ, क्या गवर्नमेंट का कंट्रोल यहाँ पे लूज होगा, नहीं होगा। क्यों होगा लूज, क्योंकि गवर्नमेंट और प्राइवेट जो है वो दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं ना। ऐसा थोड़ी नहीं कि एक प्राइवेट ही कर रहा है गवर्नमेंट का कंट्रोल खत्म करने के लिए, नहीं ऐसा तो नहीं है। तो जब हम पीपीटी की बात करते हैं तो पीपीटी में क्या है, गवर्नमेंट का रोल नहीं खत्म होता है। ठीक है, वो मतलब वो रेगुलेट करता है, पर जो डिसीजन मेकिंग है वो कौन करता है, गवर्नमेंट करता है, और जो हमारे प्राइवेट है वो दोनों मिलकर ये डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो रिड्यूसिंग द गवर्नमेंट कंट्रोल ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया। दूसरा क्या है कि यहाँ पे है कि इंक्रीज द सब्सिडी। अच्छा, ये जो पीपीटी है ना, पीपीटी का एम जो है ना वो सब्सिडी बढ़ाना या घटाना नहीं है। ठीक है, इसका काम क्या है, इसका काम जो है साथ मिलकर क्या करना है इन्होंने, कॉस्ट और शेयरिंग और क्या है,
कॉस्ट को शेयर करना, और क्या है यहाँ पे हमारी जो भी कॉस्ट को शेयर करना है, और क्या बोल सकते हैं हम एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी को क्या करना है इन्होंने इंप्रूव करने के लिए ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। क्लियर हो गया? तो इंक्रीजिंग द सब्सिडी या कम करने के लिए कोई काम नहीं कर रहा है ना, कम तो यहाँ पे लिखा नहीं है। तो इंक्रीजिंग द सब्सिडी जो है वो बेसिकली प्राइमरी रोल नहीं है पीपीटी का, और पीपीटी का क्या मेन रोल है, कॉस्ट को शेयरिंग करना और एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए ये दोनों साथ मिलकर आए। तो इंक्रीजिंग द सब्सिडी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, प्राइवेटाइजिंग ऑल द प्राइवेट सेक्टर, बेसिकली ये भी आंसर हमारा क्या होगा, गलत होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा पीपीटी है ना, पीपीटी का जो प्राइवेटाइजेशन है ना, वो करना इसका कोई मकसद नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसमें जो मेंबरशिप रहती है ना बेसिकली वो गवर्नमेंट के पास भी होती है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि देखो ये प्राइवेट हो रहा है, नहीं प्राइवेट कैसे हो रहा है, गवर्नमेंट के पास भी तो इसकी ओनरशिप रहेगी। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, प्राइवेट फर्म्स को सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू। तो यहाँ पे इन दोनों का काम यहाँ पे भी गलत हो जाता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो भी हमारे फाइनेंशियल है और जो ऑपरेशनल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उन सबको शेयर करने के लिए पीपीटी जो है साथ काम करता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, और बाकी क्या है, बाकी सब तो नहीं है। ठीक है, अब जैसे आप देखो एग्जांपल देखो, जब हम बात करते हैं किसकी, दिल्ली मेट्रो जो हमारी एयरलाइन है ना, एयरलाइन एक्सपोर्ट, एयरलाइन एक्सप्रेस लाइन है जो हमारी, ठीक है, जो हमारी दिल्ली मेट्रो एयरलाइन एक्सप्रेस लाइन है ना, अब ये क्या है, ये एक तरह का पीपीटी प्रोजेक्ट है। इट इज अ पीपीटी प्रोजेक्ट, जहां पे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, किसको दिया है, हमको प्राइवेट कंपनी को दिया है, और दोनों क्या करते हैं, और प्राइवेट कंपनी क्या करती है इसमें, हमारे जो भी ऑपरेशन रहते हैं, जो भी हमारी मेंटेनेंस होती है, उन सबको क्या करती है, वो हैंडल करती है। तो एक एग्जांपल आप ये भी समझ सकते हैं कि जो दिल्ली मेट्रो एयरलाइन एक्सप्रेस लाइन है ना, बेसिकली मैं इसको एक्सपोर्ट गलती से बोल देता हूँ हमेशा ना, तो जब भी हम एक्सपोर्ट एक्सप्रेस लाइन बोल रहे हैं ना, तो वो किसको करती है, पीपीटी में क्या है कि जो गवर्नमेंट का भी हिस्सा है इसमें, और गवर्नमेंट ने प्राइवेट को क्या दिया, उसकी मेंटेनेंस करने के लिए हेल्प किया। तो समझ में आपको पीपीटी का क्या मकसद है, बिली है ना, गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी दोनों साथ मिलकर जब किसी भी ऑपरेशन या शेयर टाइम एफिशिएंसी के लिए एक मिलकर काम करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या, पीपीटी बोलते हैं। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शेयरिंग द फाइनेंस एंड द ऑपरेशनल रिस्पांसिबिलिटी फॉर द बोथ द सेक्टर्स। ठीक है, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द रैंकाइन थ्योरी अज्यूम दैट द बैकफिल इज, अच्छा इससे पहले ना आपको दो चीजें समझनी है। ठीक है, मैं इजी वे में बताता हूँ, इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। एक्टिव और एक होता है पैसिव अर्थ प्रेशर। जब हम एक्टिव की बात करते हैं ना, तो आपको ये समझना है कि वॉल जो है वो रिट्रीट कर रही है। क्या कर रही है, वॉल रिट्रीट कर रही है, और जो सॉइल है वो अटैक कर रही है, सॉइल जो है वो अटैक कर रही है। ठीक है, और जब हम पैसिव की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं कि वॉल जो है वो अटैक कर रही है, और सॉइल जो है वहां पे डिफेंड कर रही है, डिफेंड करिए। ठीक है, समझ में आपको क्या बोला मैंने, एक्टिव मतलब वॉल, ये मान लो आपका बैकफिल है। ठीक है, हमारी एक रिटेनिंग वॉल के पीछे का क्या है, हमारे पास एक बैकफिल है। अब ये बैकफिल जो है लूज सॉइल का होता है। ठीक है, मान लो सैंड का है, तो अगर ये सैंड का है, अगर ये क्या करेगी, इसके सामने जो रिटेनिंग वॉल है, अगर इस रिटेनिंग वॉल की तरफ को ये प्रेशर लगाएगी, और वॉल जो है अवे फ्रॉम द बैकफिल, इस बैकफिल से दूर जा रहा है ना, ये यहाँ पे जा रहा है, प्रेशर जा रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव अर्थ प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको, एक्टिव अर्थ प्रेशर, अर्थ प्रेशर। और क्या होगा, जब हमारी जो रिटेनिंग वॉल है वो अंदर की तरफ को पुश कर रही है, और बैकफिल जो है वो क्या हो रहा है, बैकफिल जो है दब रही है उस टाइम पे, तो हम बोलते हैं इसको क्या, पैसिव अर्थ प्रेशर। बस ये दो चीजें क्लियर होगी, पैसिव और एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होता है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आगे की चीजें। ठीक है, ये हो गया क्लियर हमारा, क्या बात कर रहे थे हम, एक्टिव और अर्थ। तो जो हमारी रैंकाइन थ्योरी है ना, वो क्या बोलती है बेसिकली, ये ना एक ना थ्योरी है, क्या ये, इट इज अ थ्योरी जो हमारा क्या करता है, अर्थ प्रेशर, चाहे वो क्या हो, अर्थ प्रेशर, चाहे वो क्या हो, एक्टिव हो, चाहे वो पैसिव अर्थ प्रेशर हो, इन दोनों को क्या करती है, वो कैलकुलेट करती है, कैलकुलेट करती है, यानी कैलकुलेट करने में ये यूज होती है। ठीक है, तो क्या बोला मैंने कि एक तरह की क्लासिक थ्योरी है जो ये बताती है कि अर्थ प्रेशर जो है, जैसे कि एक्टिव या पैसिव, इन दोनों को कैलकुलेट करती है। क्लियर हो गया? अच्छा, इसने ना कुछ अजम्पशन लिए। अब वो अजम्पशन क्या क्या है कि सबसे पहली बात, जब हम बैकफिल की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि जो सॉइल है ना वो ड्राई होना चाहिए, सॉइल ड्राई होना चाहिए। ठीक है, कोई भी सॉइल है वो ड्राई होना चाहिए। दूसरा क्या है कि कोहेजन लेस होना चाहिए, वो कोहेजन लेस होना चाहिए, यानी सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो। कोहेजन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तीसरा क्या है, होमोजेनियस सॉइल होनी चाहिए, होमोजेनियस सॉइल होनी चाहिए। चौथा क्या है, दैट इज द सेमी इनफाइनाइट होनी चाहिए, सेमी इनफाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है, और जो बैकफिल है ना, हमारी जो बैकफिल है, बैकफिल का जो सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, यानी बैकफिल सरफेस हॉरिजॉन्टल। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, बैकफिल सरफेस हॉरिजॉन्टल है। तो ये सारी क्या है, हमारी रैंकाइन थ्योरी की अजम्पशन है कि सॉइल जो है वो ड्राई होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि उसमें कोहेजन नहीं होना चाहिए, कोहेजन लेस होनी चाहिए, वो होमोजेनियस होनी चाहिए, सेमी इनफाइनाइट होनी चाहिए, और बैकफिल का सरफेस जो है वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। ये जो सारी है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो आपको ये सारी अजम्पशन जो है वो याद रखनी है। क्या बोला मैंने आपको, रैंकाइन थ्योरी क्या अज्यूम करती है कि जो भी हमारी बैकफिल है, बैकफिल की जो भी हमारी सॉइल होगी वो क्या होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए, कोहेजन लेस होनी चाहिए, यानी सी क्या होना चाहिए, वहां पे जीरो होना चाहिए। तो ये सिंपली क्या है, फाइंड करती है, हमारा अर्थ प्रेशर को कैलकुलेट करने में मदद करती है। क्लियर हो गया? तो इसने बोला कि जो रैंकाइन थ्योरी है ना, वो अज्यूम क्या करती है बैकफिल के बारे में, क्या वो गीली होनी चाहिए या कोहेसिव होनी चाहिए। देखो, जब हम रैंकाइन थ्योरी की बात करते हैं ना, तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा है कि कोहेजन लेस होनी चाहिए, तो कोहेजन लेस होनी चाहिए, यहाँ पे कोहेसिव सॉइल लिखी है, तो ये तो वो कंसीडर ही नहीं करता, पहली बात। दूसरा, और जब हम सॉइल वेट होगी ना, तो सॉइल जब वेट होगी तो उसमें और क्या ऐड हो जाएगा, यू भी ऐड हो जाएगा। अब यू क्या होता है, पोर वाटर प्रेशर भी ऐड हो जाता है। तो ये चीज जो है, इस चीज को हटाने के लिए उसने क्या कहा था कि सॉइल जो है वो ड्राई होनी चाहिए। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है कि ड्राई तो होनी चाहिए, बिल्कुल सही, पहला जो है वो बिल्कुल सही है, एंड कोहेसिव होनी चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सबमर्ज्ड भी होनी चाहिए और कोहेजन लेस भी होनी चाहिए। सबमर्ज्ड मतलब पानी के अंदर जो हमारी सॉइल है, सबमर्ज्ड भी होनी चाहिए और कोहेजन लेस भी होनी चाहिए। कोहेजन लेस बिल्कुल ठीक है, सबमर्ज्ड की कोई भी बात नहीं की हमारी रैंकाइन थ्योरी में। क्लियर हो गया? अब आंसर कौन सा हो जाएगा, ड्राई भी होनी चाहिए, कोहेजन लेस भी होनी चाहिए, यानी सी की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो यही क्या इसकी अजम्पशन है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जो मिनिमम क्यूरिंग पीरियड होता है किसी भी कंक्रीट के लिए एज पर IS 456, वो बेसिकली है क्या, जो हमारा IS 456 है ना, IS 456 2000 है, वो बेसिकली क्या बोलता है, उसका एक क्लॉज है, उसका क्लॉज का नंबर है 13.5.1 है। ठीक है, ये क्लॉज क्या बोलता है हमारे को, ये क्लॉज ये बोलता है कि जो हमारा OPC होता है ना, यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है, उसके लिए जब हम बात करते हैं मिनिमम क्यूरिंग पीरियड बोलते हैं, तो वो बेसिकली कितना होता है, 7 डेज होता है।
कितना होता है वो 7 डेज होता है। और अगर जो वेदर हॉट हो, ठीक है, अगर जो वेदर क्या हो हॉट हो और क्या हो वो ड्राई हो, तो उस दिन में 7 दिन से वो कितना बढ़ जाता है, वो बढ़ जाता है 10 दिन या उससे भी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। 10 डेज प्लस लिख सकते हैं आप, 10 डेज प्लस, यानी 10 दिन से ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि हॉट एंड ड्राई है। बेसिकली हम क्योरिंग क्या बोलना चाह रहे हैं, क्योरिंग क्या होता है ना, जब हम सीमेंट को ना हाइड्रेट करके रखते हैं ताकि उसमें क्रैक्स ना डेवलप हो, दूसरा वो अपनी स्ट्रेंथ को भी गेन कर ले, स्ट्रेंथ को भी गेन कर ले। तो बेसिकली क्योरिंग क्या हो गया, क्योरिंग हो गया किसी भी सीमेंट को अगर जो मुझे मॉइस्ट करना है यानी उसे गीला रखना है, तो ताकि क्या है सीमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो सारी की सारी डेवलप हो सके, जैसे कि हम बोल रहे कि भाई प्रॉपर्टी डेवलप हो यानी जैसे कि स्ट्रेंथ हो, दूसरा उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि उसमें क्रैक्स ना होंगे तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो क्रैक्स अगर जो होंगे तो स्ट्रेंथ कम होगी, अगर जो क्रैक्स नहीं होंगे तो स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी। दैट इज वाई जो मिनिमम है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पता क्या है, मिनिमम है। तो जो मिनिमम क्योरिंग पीरियड है फॉर द कंक्रीट के लिए वो है 7 दिन। क्लियर हो गया आपको क्या बोला है, ठीक है। अच्छा जो IS 456 है ना, ये बेसिकली क्या है, ये इंडियन स्टैंडर्ड कोड है। अब इस इंडियन स्टैंडर्ड कोड में ना प्लेन या फिर आप रीएनफोर्समेंट, ठीक है, रीएनफोर्समेंट कंक्रीट की डिजाइनिंग और बहुत सारी क्या है कंस्ट्रक्शन के लिए डाटा दिया गया है, जिससे कि क्या कर सकते हैं आप यहाँ से चीजें देखेंगे और आप बोलेंगे कि अच्छा ये चीज करनी है, ये मतलब ये इस तरह से ऐसे रूल है, ये रूल फॉलो करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट इज वाई IS 456 2000 जो है वो ये बता रहा है कि देखो हमको ओपीसी जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो है उसके लिए जो मिनिमम क्योरिंग डेज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 7 डेज होनी चाहिए। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं आंसर में क्या है, 3 डेज। अच्छा जो 3 डेज है ना बेसिकली ये क्या है, हाइड्रेटेड होने के लिए लग जाते हैं, तो 3 डेज तो बेसिकली क्या है बहुत ज्यादा मिनिमम है। जब हम 7 दिन की बात करते हैं ना तो 7 दिन चाहिए मिनिमम, 7 दिन चाहिए क्या मिनिमम चाहिए उसको सीमेंट को पानी, कंक्रीट को पानी बोलते हैं, ठीक है, कंक्रीट को पानी। तो तीन दिन तो बहुत ज्यादा कम हो गए, ठीक है। अभी जो 5 डेज है वो थोड़ा सा बेटर है, लेकिन क्या है स्टिल वो मिनिमम क्या है हमारा, मिनिमम 7 से क्या है रिक्वायर्ड है। अब मिनिमम 7 रिक्वायर्ड है, मिनिमम से भी मिनिमम बोल रहे हो तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। जब हम 14 दिन की बात करते हैं ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बल्कि 7 दिन 14 दिन तो और भी अच्छा है, डबल हो गया ना, तो उसकी स्ट्रेंथ भी डबल हो जाएगी। लेकिन हमारे को पूछा गया यहाँ पे क्वेश्चन में मिनिमम के बारे में पूछा, तो मिनिमम कौन सा हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता लगा क्या बोला मैंने आपको, क्या बोला मैंने आपको कि जब हम बात करते हैं किसकी IS 456 की, तो 13 5.1 जो है उस क्लॉज में लिखा हुआ है कि ओपीसी का मिनिमम 7 डेज होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 7 डेज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 7 डेज हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अब बूसनेस थ्योरी इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज होती है। देखो सबसे पहली बात ना, ये जो हमारी थ्योरी है इट इज एन इलास्टिक थ्योरी। क्या है ये, एक इलास्टिक थ्योरी है। क्या बताती है कि अगर एक पॉइंट या फिर कोई सरफेस पे लगने वाला जो भी हमारा लोड है, सरफेस पे लगने वाला जो भी हमारा लोड है, शायद मैंने पहले भी बताया आपको, तो यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है, कि मान लो कि जो बूसनेस थ्योरी है वो बेसिकली क्या है, एक तरह की इलास्टिक थ्योरी है। क्या बताती है वो कि अगर किसी एक पॉइंट पे या फिर सरफेस पे लगने वाला जितना भी लोड है वो ग्राउंड पर कैसे वो ग्राउंड के नीचे जो हमारी सॉइल है ना, इस सॉइल में डेप्थ के अलोंग कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये कौन बताता है, मेरे को बूसनेस थ्योरी बताती है। क्या बोलना चाह रहा है कि एक इलास्टिक थ्योरी जो हमें ये बताएगी कि अगर एक पॉइंट हो या फिर सरफेस पे लगने वाला जो भी लोड है वो हमारी नीचे रखी हुई सॉइल पे कैसे डेप्थ अलोंग द डेप्थ वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी हमारे स्ट्रेसेस को, वो कौन बताता है हमारे को, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो लोड के नीचे रखी हुई सॉइल है वो जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो डेप्थ के अलोंग कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो चीज बताती है हमारी बूसनेस थ्योरी। क्लियर हो गया क्या बता रहा है हमारे को, हमारा बेसिकली क्या बताना चाह रहा है वो, हमारा जो भी हमारी सब सरफेस की सॉइल है, सब सरफेस की जो भी हमारी सॉइल है उनके वहां पे क्या बताएगा, सब सरफेस स्ट्रेसेस बताएगा, सब सरफेस के नीचे जो हमारी सॉइल है उसके ऊपर सब सरफेस स्ट्रेसेस के बारे में हमको बताता है। कौन बताता है वो, हमको बूसनेस थ्योरी बताती है। क्लियर हो गया यहाँ पे क्या, दूसरा क्या है कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या होता है कि किसी भी पॉइंट के नीचे की जो सॉइल है वो किस तरह से स्ट्रेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, वो मतलब अलोंग द डेप्थ वो किस तरह से स्ट्रेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, उसको बोलते हैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो गया इतना, है ना। कंसोलिडेशन सेटलमेंट क्या होता है, बेसिकली जो हमारी क्ले है ना, अब इस क्ले में क्या करते हैं ऊपर से लोड लगाते हैं, तो जब क्ले में हमारा लोड लग रहा है और इसमें क्या क्ले के वॉइड्स क्या बहुत सारे छोटे छोटे होते हैं, इसमें क्या पानी होता है, अभी पानी क्या है यहाँ से बाहर को डिसिपेट आउट होता है, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। अब जब ये पानी बाहर निकल जाएगा ना तो उसके बाद आपको एक सेटलमेंट देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं कंसोलिडेशन सेटलमेंट। तो ये भी क्लियर हो गया। सीपेज क्या है, सीपेज जो हमारा डैम होता है, इस डैम के नीचे की जो भी सॉइल है, इस सॉइल के थ्रू जो भी हमारा रिजर्वायर है, रिजर्वायर से पानी जो है वो पास थ्रू करता है, उसको बोलते हैं सीपेज बोलते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पे पूरा सीपेज की एनालिसिस करता है। तो जो बूसनेस थ्योरी है बेसिकली वो क्या बोलना चाह रही है कि इलास्टिक थ्योरी, ये सब मैंने बता दिया। अब मुझे बताओ कि वो किस लिए यूज होती है, क्या वो वाटर फ्लो इन सॉइल के लिए यूज होती है। देखो ये जो वाटर फ्लो वाला सिस्टम आता है ना, ये आप बस एक ही चीज याद रखो कि डार्सी लॉ से रिलेटेड होती है। दीज आर द रिलेटेड टू द डार्सी लॉ, यानी डार्सी लॉ के अंडर आती है, ना कि किसमें आती है, बूसनेस थ्योरी में आती है। क्यों, क्योंकि वो सॉइल के बारे में बात करता है, सॉइल के स्ट्रेसेस के बारे में बोलता है। इसमें मतलब वाटर फ्लो इन सॉइल, अरे पानी तो जो सॉइल है उससे तो कोई रिलेशन ही नहीं है बूसनेस थ्योरी का, तो हम इसको भी क्या बोलेंगे, इट इज अ रॉन्ग आंसर। ठीक है। सेकंड ऑफ ऑल क्या है, सीपेज एनालिसिस। तो डैम के थ्रू सॉइल के थ्रू पानी जाना या फिर सीपेज एनालिसिस की बात करें तो ये दोनों भी क्या है ऑटोमेटिकली खराब हो जाते हैं। क्यों, जो हमारा सीपेज होता है वो अभी मैंने बताया था वो किससे हम डिनोट करते हैं, या तो हम फ्लोनेट से डिनोट करते हैं या फिर किससे करते हैं, लैप्लास इक्वेशन से करते हैं। तो ये कभी भी किसमें नहीं आते, बूसनेस थ्योरी में नहीं आते। क्लियर हो गया। डी क्या है हमारा, दैट इज कंसोलिडेशन थ्योरी। अभी आता है तरजागी कंसोलिडेशन में आता है ये। ठीक है, ये किसमें नहीं आता, बूसनेस थ्योरी में नहीं आता है। यहाँ पे होता है तरजागी कंसोलिडेशन थ्योरी जो है उसका पार्ट है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बूसनेस थ्योरी। तो आप क्या बोल सकते हैं, इसको भी रॉन्ग कर सकते हैं। तो सबसे सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, अगर आपको देखना हो या बताना हो, क्या होगा बताओ, क्या होगा ये आंसर, बताओ क्या होगा ये आंसर। सबसे सही आंसर कौन सा होगा इसमें से, कि जब हम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं बिलो द लोडेड एरिया, तो वो हमको कौन बताता है, बूसनेस थ्योरी। तो ये क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बिलो द लोडेड एरिया वो बूसनेस थ्योरी बताएगा। क्लियर हो गया इतना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि जो मिनिमम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, मिनिमम थिकनेस ऑफ दी स्लैब। स्लैब मतलब या तो वो फ्लोर की होगी या तो फिर किसकी होगी, रूफ की होगी। ठीक है, किसकी है ये, आरसीसी के लिए लिखा होगा है ना। मिनिमम थिकनेस ऑफ आरसीसी स्लैब लिखते हैं इधर। मिनिमम थिकनेस ऑफ आरसीसी स्लैब एज पर IS 456 विदाउट द कैलकुलेशन। वो क्या बोलना चाह रहा है, जो भी हमारी आरसीसी की स्लैब होगी ना, या तो वो फ्लोर होगी, ठीक है, कोई भी रूम होगा ना आपके कमरे में, तो रूम में जो भी हमारी रूफ होगी या फिर क्या होगी हमारी, जो भी हमारी रूफ होगी ROF, या फिर कोई भी फ्लोर होगा, तो उसकी थिकनेस मिनिमम क्या रहेगी बेसिकली। जो हमारा IS कोड है ना, IS कोड क्या है, IS कोड 456
2000 है ना, उसमें पता क्या लिखा है कि अगर जो आपको बात करनी है मिनिमम थिकनेस की, तो जो मिनिमम थिकनेस है ना, मिनिमम थिकनेस ऑफ द आरसीसी या स्लैब लिखो, ऑफ द स्लैब शुड नॉट, क्या लिखा है, शुड नॉट एक्सीड, शुड नॉट एक्सीड लेस देन 75 mm। क्लियर हो गया? फॉर किसके लिए? ये कास्ट इन सेतु के लिए, ठीक है, कास्ट इन सेतु ऑफ अ कंक्रीट स्लैब, ऑफ अ कंक्रीट स्लैब कंस्ट्रक्शन। क्लियर हो गया? क्या क्या बोला यहाँ पे कि देखो ये क्वेश्चन था क्या बेसिकली, ये हमारे से पूछा था कि जो मिनिमम स्लैब है ना उसकी थिकनेस बेसिकली क्या रहेगी, जो हमारी स्लैब है उसकी थिकनेस क्या रहेगी, तो ये आईएस कोड के थ्रू बताना है हमारे को। और क्या बोला है कि विदाउट द कैलकुलेशन। अब जब बोला इसने विदाउट द कैलकुलेशन, इसका मतलब पता क्या है कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना। विदाउट द कैलकुलेशन मींस से कि या तो आपको उसमें डिफ्लेक्शन नहीं देखनी है ना, आप उसमें डिफ्लेक्शन भी ना देखो और कोई भी कैलकुलेशन मत करो वहां पे, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ द डिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो है यहाँ पे नहीं होगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। अभी मैंने बताया यहाँ पे शुड नॉट एक्सीड लेस देन 75 mm, शुड नॉट एक्सीड लेस देन 75 mm। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि देखो सबसे पहले क्या है 50 mm। अच्छा जो 50 mm है ये बेसिकली क्या है, स्लैब हमारी क्या रहेगी, ज्यादातर वीक ही रहेगी, ठीक है ना, क्या ये बहुत ज्यादा थिन है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज टू थिन, तो यहाँ पे क्या है क्रैक्स वगैरह आ सकते हैं, इसलिए जो स्लैब है वो वहाँ पे वीक रहेगी, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड ऑफ ऑल क्या है 100 mm, जो 100 mm बेसिकली 100 mm जो है हमारा, ये भी क्या है एक तरह का, ये बहुत भारी हो जाएगी स्लैब, दैट इज इसको भी रॉन्ग कर सकते हैं। और 125 mm भी क्या है, ये बहुत ज्यादा थिक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा क्या है बेसिकली, ये भी थिक है, ये भी थिक है। अच्छा ये थिक है तो फिर क्या, ये थिक है तो इसलिए हम नहीं इसको यूज कर सकते, क्यों, क्योंकि अननेसेसरी हमारे को मटेरियल लगाना पड़ेगा, अननेसेसरी हमारे को क्या लगाना पड़ेगा, मटेरियल लगाना पड़ेगा। दैट इज वाई जो सबसे सही है और सही आंसर है इसका कौन सा हो जाएगा 75 mm, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि देखो जो मिनिमम थिकनेस है वो कितनी चाहिए हमारे को 75 mm चाहिए, अननेसेसरी मटेरियल लगाने का कोई फायदा नहीं है, वो आपके कॉस्ट पे फर्क करेगा। तो आप बोल सकते हैं कि देखो हमारा जो है 75 mm जो है हमारे को दे रखा है किसने, IS 456 2000 ने दिया। क्लियर हो गया किस तरह से बताया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हेड लॉस ड्यू टू द सडन एनलार्जमेंट इन अ पाइप लो इज प्रोपोर्शनल टू, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, आपको एक फॉर्मुला पता होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं ना हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट ऑफ द पाइप ना, तो इसका फॉर्मुला होता है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय द 2G। क्लियर हो गया? तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि जो हेड लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है, V के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज द वेलोसिटी का स्क्वायर जो है हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको क्या है कि जो हमारा सडन एनलार्जमेंट ऑफ पाइप है उसके लिए जो फॉर्मुला है वो ये है, ठीक है, इस फॉर्मुले से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया और यहाँ से आप डायरेक्टली बता सकते हैं वेलोसिटी का स्क्वायर है। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, वेलोसिटी के बराबर नहीं होता, वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। पाइप की डायमीटर फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये 50 mm की क्या है हमारी, 50 mm की हमारी ये क्या है एक पाइप है, ठीक है, और एकदम से सडन एनलार्जमेंट मिल गया, तो जब सडन एनलार्जमेंट मिलता है ना तो 100 mm, ये कितनी 100 mm की, तो सडन एनलार्जमेंट की वजह से यहाँ पे क्या होता है, टर्बुलेंस क्रिएट होता है। तो टर्बुलेंस क्रिएट जब ऐसे करके पानी जाएगा तो यहाँ पे क्या है कि एक बैकफायर होती है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है इस तरह से पानी जो है, तो यहाँ पे जनरलाइज वे में ना टर्बुलेंट होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हेड लॉस होता है, यहाँ पे क्या होता है सडन एनलार्जमेंट की वजह से हेड लॉस होता है। चाहे आप ऐसे देख लो, ओपन करके देख लो, ठीक है, मान लो कि गटर की जो नाली है उससे अब क्या है, उसके बाद तो ओपन ही है सारा का सारा सरफेस, तो जब ये होगा ना तो उसमें हेड लॉस होगा। तो जनरलाइज वे में आपको मैं बहुत डिटेल में ये मैंने फ्लूइड में मैं बता दूंगा आपको फ्लूइड में किस तरह से होगा, लेकिन यहाँ पे वैसे ही समझो कि ये फॉर्मुला याद रखना फॉर द सडन एनलार्जमेंट के लिए कितना है, HL इक्वल्स टू V1 माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन 2G। और भी ऐसे फॉर्मुले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, ये फॉर्मुले आपको काम ही आएंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्मुले, क्या पता आपको क्वेश्चन नहीं पूछ लिया जाए ऐसा, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मुले हैं, हेड लॉस ड्यू टू द एनलार्जमेंट हमने पढ़ लिया है, ठीक है, हेड लॉस ड्यू टू द एनलार्जमेंट क्या है हमारे पास, यहाँ पे लिख देता हूँ कि हेड लॉस ड्यू टू एनलार्जमेंट, क्या है उसका फॉर्मुला, दैट इज हेड लॉस इज इक्वल टू V1 माइनस V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G। क्लियर हो गया? सेकंड ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड क्या है हमारे पास, दैट इज सडन कॉन्ट्रैक्शन। अगर जो एकदम से ये मान लो 100 की है तो एकदम से अगर जो कॉन्ट्रैक्शन आ गया तो फिर क्या हमारा हेड लॉस आएगा, सडन कॉन्ट्रैक्शन। जो सडन कॉन्ट्रैक्शन है उसमें क्या बोलते हैं कि जो हेड लॉस है दैट इज इक्वल टू K इंटू V का स्क्वायर अपॉन 2G, ठीक है, जहां पे K की वैल्यू क्या रहती है हमारी, वेयर K की वैल्यू इज 0.5 रहती है, ठीक है। और क्या है एक और है सडन, फिर थर्ड कौन सा हो गया हमारे पास, ड्यू टू द बेंड, किसकी वजह से, पाइप बेंड की वजह से। जो हमारा पाइप बेंड है उसमें क्या है कि देखो हेड लॉस जो है दैट इज ऑल्सो K इंटू V का स्क्वायर अपॉन 2G। पाइप बेंड की वजह, ये मैंने ऊपर पाइप बेंड नहीं, सडन कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, तो पाइप बेंड के लिए क्या हो गया हमारे पास, दैट इज V का स्क्वायर अपॉन 2G। फोर्थ क्या है हमारे पास, फोर्थ है हमारे पास दैट इज द, या तो फिर एटमोस्फेयर में जाए या फिर यही लिखो ना, पाइप अगर जो एग्जिट हो रही है या फिर एटमोस्फेयर को जा रही है, ठीक है, एटमोस्फेयर को जा रही है, तो उस टाइम पे जो हेड लॉस रहता है वो कितना होता है, V का स्क्वायर अपॉन 2G रहता है, ठीक है। बस यही फॉर्मुले होते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा फॉर्मुले नहीं होते, यही सब होते हैं जहां पे मैं आपको क्या हेड लॉस ड्यू टू एनलार्जमेंट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या है हमारे पास, पाइप बेंड की वजह से क्या है, और बाकी जो पाइप एग्जिट है ड्यू टू द एटमोस्फेयर वो क्या रहेगा, पाइप बेंड का भी। और एक और भी इसका क्या है, ये दैट इज द पाइप में जब एंट्री करते हैं तो उस टाइम पे भी यही रहता है, K इंटू V स्क्वायर अपॉन 2G। ये सारी वैल्यू जो है आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन क्या है, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो अडॉप्टेड बाय UNR कितने हैं बताओ, आपको पता होगा इसका आंसर कितना है, मैंने बताया था आपको 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि जब हम बात करते हैं टर्म ग्रीन हाइड्रोजन की, इसकी बात करते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो वो रेफर किसको करता है, हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग यूजिंग, मतलब आप ये समझो कि ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली होता क्या है। जब हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं ना तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, इसका मतलब होता है ना कि जब हम बात करेंगे हाइड्रोजन गैस की, देखो हाइड्रोजन है तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, हाइड्रोजन गैस, क्या आएगा, हाइड्रोजन गैस।
जो हाइड्रोजन गैस आप किसी, जैसे कि आप रिन्यूएबल एनर्जी से निकालो, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी से निकालो। अब रिन्यूएबल एनर्जी कैसी कैसी, या तो आप सोलर से करो, ठीक है, या तो आप किससे करो, विंड से करो। जब हमारा रिन्यूएबल एनर्जी से हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है, तो उस हाइड्रोजन को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि जो भी हमारा सोलर है और विंड है उनका कोई वेस्ट होता है, उनका जो भी एनर्जी है वो कहां से प्रोड्यूस हो रहा है, हमारा वो हमारा नेचर से हो रहा है। तो नेचर से हो रहा है तो दैट इज वाई क्या है, नेचर से नहीं, सॉरी, वो जो है वो ग्रीन चीज कर रहा है, ठीक है, वो कोई भी पॉल्यूशन नहीं कर रहा क्रिएट, दैट इज वाई उसको हम ग्रीन की तरह दिखाते हैं। तो हम बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है जब भी किसी भी रिन्यूएबल एनर्जी से, जैसे कि सोलर हो गया, विंड हो गया, तो हम उसको क्या बोलते हैं, बेसिकली आप समझो ना, जहां पे इमिशन ऑफ CO2 जो है वहां पे नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, कि हम किसको रेफर करते हैं, ऐसी हाइड्रोजन गैस जो कि ड्यू टू रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस हो रही है, सोलर या विंड से, तो हम उसको बोलते हैं बेसिकली क्या, ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट इसका अब ये बोला कि द टर्म ग्रीन हाइड्रोजन है वो किससे रेफर करती है, वो हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग कहां से प्रोड्यूस हो रहा है हाइड्रोजन, वो किससे करती है। सबसे पहली बात, फॉसिल फ्यूल से। जो भी हमारा फॉसिल फ्यूल है वहां से CO2 इमिशन होता है, बताओ, होता है, डेफिनेटली फॉसिल फ्यूल से हमारा होता है। तो क्या इससे प्रोड्यूस होने वाली जो हाइड्रोजन है वो क्या बोलते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन कहलाई जाएगी, नहीं कहलाई जाएगी, बिल्कुल डायरेक्टली, बिल्कुल सही बात की है। अच्छा, बायोमास की बात की है, जो इससे प्रोड्यूस होता है ना हमारा हाइड्रोजन, उसको पता है हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बायो हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं उसको, हम बायो हाइड्रोजन बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, बायो हाइड्रोजन। एक तो ये याद रखना, दूसरा क्या है कि ब्लू हाइड्रोजन उसको ये बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे भी क्या होता है, बेसिकली CO2 इमिशन होता है यहां पे भी, लेकिन ये भी क्या है, हमारा रॉन्ग आंसर है। क्यों? क्योंकि इसे ग्रीन हाइड्रोजन रेफरेंस नहीं हो रही है। क्लियर हो गया इतना, है ना। न्यूक्लियर एनर्जी का क्या है, बेसिकली ना, न्यूक्लियर एनर्जी से CO2 इमिशन नहीं होता है, लेकिन जो इसका हमारा रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है ना, वो उसको हम कभी भी ग्रीन नहीं बोल सकते। तो जो भी हमारा रेडियो एक्टिव वेस्ट है ना, उसकी वजह से हम इसको कभी भी ग्रीन नहीं बोल सकते। तो हम क्या बोलेंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी से निकलने वाला जितना भी हमारा हाइड्रोजन है उसमें CO2 इमिशन तो नहीं होता, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो उसका वेस्ट है वो कभी भी ग्रीन को रेफर नहीं कर सकता। तो हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी भी बिल्कुल गलत है। तो कौन सा बच गया लास्ट में, डी। तो क्या बोलेंगे हम, रिन्यूएबल एनर्जी जो है बिल्कुल सही है इसका आंसर। क्लियर हो गया कि हाइड्रोजन के लिए क्या बोला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो कब हुआ था फोर्स। मेरे को पता है इसमें लोग ना गलतियां करते हैं हमेशा। जो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है ना, बेसिकली जिनको नहीं पता मैं बताता हूँ कि इट इज अ वेरी पावरफुल एक्ट, जो हमको क्या है, एक अधिकार देता है गवर्नमेंट से सवाल पूछने का, गवर्नमेंट से सवाल पूछने का। तो हमारा क्या ये एक अधिकार है। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब लागू हुआ था, बताओ कब लागू हुआ था। क्या वो 2002 में हुआ था, है, या फिर वो 2005 में हुआ था, बताओ मुझे। अब जिसने भी 2002 बोला है ना, उसको एक चीज याद रखनी है, जब आरटीआई का है ना, आरटीआई का लॉ कब पास हुआ था, केम इनटू द फोर्स की बात कर रहा है वो, कब ये सोचने लगे थे, कब ये आइडिया आया था, उसके बारे में बात नहीं कर रहे। तो जो 2002 है ना, उसमें आरटीआई का क्या आया था, बेसिकली आइडिया आया था। लेकिन ये लॉ ना तब बना नहीं था, बना कब, ये 2005 में बना है। ये एक्ट भी, ये पास्ट भी तभी हुआ है, ठीक है, ये पास्ट भी तभी हुआ है, और तभी ये किसमें है, फोर्स में आया है, तभी ये क्या किया है, एनफोर्स किया है। 2005 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट ईयर है। तो 2003 में जो है वो थोड़े बहुत काम हो चुके थे आरटीआई के, वो नेशनल लेवल पे तो हो चुके थे, सॉरी वो नेशनल लेवल पे नहीं हुए थे बेसिकली। वो बेसिकली क्या है कि नेशनल लेवल पे अभी थोड़े बहुत काम हो चुके थे लेकिन आरटीआई के, लेकिन वो फोर्स में कब आया, जब वो पास हुआ तभी वो फोर्स में आया, यानी 2005 में आया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो बेसिकली क्या है कि 2002 में नहीं 2005 में आया था। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, 2006 में तो लागू ही हो गया था, 2003 में काम चल रहा था, तो 2006 भी नहीं कैंसिल होता। जो करेक्ट ईयर है वो कौन सा है, फोर्स में कब आया था, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फोर्स, तो फोर्स में आया था वो 2005 में आया था। क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज द इन एथिक्स जो यूटिलिटारियनिज्म है, यूटिलिटारियनिज्म बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, यूटिलिटारियनिज्म, ऐसे लिख सकते हैं आप, यूटिलिटारियनिज्म बेसिकली क्या बोलता है, इन एथिक्स जो यूटिलिटारियनिज्म है, इसका आइडिया बेसिकली क्या बोलता है कि वन मस्ट फॉलो ऑल द रूल्स, मैक्सिमम गुड फॉर द मैक्सिमम पीपल, एक्शन मस्ट बी सेल्फ सेंटर्ड होनी चाहिए, ऑन ऑल ट्रेडिशंस मस्ट बी फॉलो। तो यूटिलिटारियनिज्म जो है ना, ये क्या है, एक तरह की ना, ये ना एक एथिकल है ना, तो एथिकल थ्योरी होगी एक तरह की, क्या होगी ये, एक एथिकल थ्योरी है। एथिकल थ्योरी किसने दिया है हमको, जॉन स्टुअर्ट मिल ने दी है। कौन थे इसके फाउंडर, जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया हमको ये। ठीक है, क्या है, यूटिलिटारियनिज्म है, बेसिकली ये एथिकल थ्योरी है। बेसिकली क्या बोलती है ना, ऐसा एक्शन, आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे डिसीजन होंगे, पर उनमें से बोला कि ऐसा एक्शन, वो एक्शन जो कि सबके लिए क्या है, वो प्रॉफिट में रहेगा, या फिर सबके लिए वो क्या रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। यानी ऐसे हो सकती है सबके लिए जो सबसे ज्यादा जो फायदेमंद रहेगा, क्या रहेगा वो सबसे ज्यादा जो भी हमारा फायदा रहेगा, जिसमें उसको बोलते हैं यूटिलिटारियनिज्म। बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि आप एक ऐसी एथिकल थ्योरी पढ़ने जा रहे हो जहां पे क्या है कि ऐसे एक्शन जो कि सबसे ज्यादा लोगों को क्या दे, वो फायदा दे, तो वो क्या है, बेसिकली यूटिलिटारियनिज्म है। किसमें होता है ये, एथिक्स में होता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए इसका आंसर, मैक्सिमम गुड फॉर द मैक्सिमम पीपल विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बाकी सब क्यों नहीं है। जब हम बात करते हैं वन मस्ट फॉलो ऑल द रूल्स, तो इसका मतलब क्या है कि आप लॉ को ब्लाइंडली फॉलो करो, है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, आपका एथिकली वाइज तो वो सही नहीं होगा। पर जो लॉज है वो ये बोलते हैं कि आपको लॉज के साथ ही चलना है। तो जैसे कि कोई भी अनजस्ट लॉ हो गया, तो उसके साथ, जैसे कि आप मेरे को बताओ, जो भी आपकी अडल्ट्रेशन है ना, वो क्या है, इट इज नॉट अ क्रिमिनल एक्ट। ठीक है, तो वो लॉ के हिसाब से क्या है, वो क्रिमिनल एक्ट नहीं है। तो क्या आपको वो करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो एथिकली जो है वो गलत है। पर आप ऐसी चीज करो जिसमें सबका फायदा हो, ऐसा नहीं कि भाई आप ऐसा सोचो कि उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा फायदा हो रहा है अडल्ट्रेशन में, तो ये चीज जो है वो गलत है। तो किसी भी, तभी तो बोलते हैं कि सारे लॉज जो है वो सारे के सारे लॉज जो है उनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया जाता, उसमें एथिकल भी जो है जरूरी है। तो आप यू कैन नॉट से कि वन मस्ट फॉलो ऑल द रूल्स, ये भी बिल्कुल
गलत है ना। दूसरा क्या है कि एक्शन मस्ट बी सेल्फ सेंटर्ड। अब आपके जो भी एक्शन रहेंगे वो दूसरों को भी तो हार्म पहुंचाएंगे, तो ऐसे एक्शन जो कि आपके लिए फायदेमंद है लेकिन बाकियों के लिए गलत है, तो आप उनको फॉलो करोगे नहीं? करोगे डेफिनेटली। तो ऐसे एक्शन तो बिल्कुल भी, ये चीज तो कभी भी सही नहीं हो सकती, ठीक है। अब जो ट्रेडिशनल है वो सारे के सारे राइट नहीं हो सकते, जितने भी ट्रेडिशनल है वो सब सबके क्या है, राइट नहीं हो सकते। तो एथिक्स जो है वो इसमें एथिक्स जो है इन्वॉल्व ही नहीं होता है ट्रेडिशन में, तो ट्रेडिशन वाला भी तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया। जैसे ट्रेडिशन है वैसी लॉज है। अब कहीं पे बोलते कि भाई अनटचेबिलिटी नहीं करनी है, तो वो तो बिल्कुल ही गलत है। ट्रेडिशनल वाइज तो वो सही है उनके लिए, लेकिन वो लॉज वाइज या फिर क्या वो कोई भी चीज है लॉ वाइज तो वो बिल्कुल गलत है। तो जितने भी ट्रेडिशन उनको फॉलो करना जरूरी नहीं है। ये एथिकल यूटिलिटेरियनिज्म में नहीं आता, यूटिलिटेरियनिज्म में ये बेसिकली नहीं आता है, ठीक है। इसको कई बार बोलते हुए ना गलती हो जाती है, तो यूटिलिटेरियनिज्म बोलते हैं इसको बेसिकली, ठीक है। अगर मैं तोड़ तोड़ के बोलूँ ना तो ज्यादा इजीली बोल सकता हूँ मैं। यूटिलिटेरियनिज्म बेसिकली क्या है कि एक एथिकल थ्योरी है जो ये बोलती है कि सारे एक्शन जितने भी आप एक्शन कर रहे हो वो सारे के सारे सब लोगों के लिए, मैक्सिमम पीपल के लिए प्रॉफिटेबल में हो, उनके फायदे के लिए हो, तो उन्हीं को हम बोलते हैं यूटिलिटेरियनिज्म। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि अगर हम बात करें बीआईएम की किसी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में, तो वो किसके लिए स्टैंड करता है? बेसिकली जब हम बीआईएम की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि बिल्डिंग, ठीक है, यही देख लो, बिल्डिंग इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, इसको क्या, सॉरी, बिल्डिंग इंटीग्रेटेड कहाँ पे गया, मैकेनिज्म, बिल्डिंग मॉडलिंग, हाँ ये बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग जो है इसका आंसर होता है, ठीक है। ये नहीं होता बिल्डिंग इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, नहीं होता, ठीक है। बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग जो है इसका राइट आंसर है। क्या बोलते हैं हम? बीआईएम का मतलब होता है बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग को बोला जाता है। बेसिकली जब आप बात करते हैं ना 3D मॉडलिंग की, या फिर बात करते हो आप किसकी, कोई भी प्लानिंग करनी हो किसी भी डाटा की, उस डाटा को हमको अगर जो कंस्ट्रक्ट करना है, कोई भी डाटा को कंस्ट्रक्ट करना है या फिर हमें उसे मैनेजिंग करना है, तो वो सब चीजें किसमें होती है? हमारी बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग में होती है। बेसिकली कौन करते हैं इसमें? हम लोग, जैसे सिविल इंजीनियर है वो लोग करते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं वो लोग करते हैं इसको इस्तेमाल, जो भी हमारे क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग जो है बेसिकली वो क्या रिलेट करती है? एक तरह का क्या है वो, यहाँ से देख के आपको क्या लग रहा है 3D प्रिंटिंग वगैरह, प्लानिंग वगैरह, तो ये क्या एक तरह का, एक हम बोल सकते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इट इज अ डिजिटल मॉडलिंग है, सॉरी, इट इज अ डिजिटल मॉडल है, जिसमें कि क्या हम इंक्लूड क्या क्या होता है इसमें, जो भी हमारी मटेरियल होंगे वो, हमारी जो टाइमलाइंस है उनके लिए, या फिर हम कॉस्ट की बात करें तो उन सब के लिए ये यूज होता है। तो बेसिकली बीआईएम क्या है? एक तरह का बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन जो मैनेजमेंट है वो होता है, जिसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं? 3D प्रिंटिंग होगी किसी भी बिल्डिंग की, अगर 3D मॉडलिंग करनी है तो उन सब के लिए हम कर सकते हैं, ठीक है। मैंने 3D प्रिंटिंग तो नहीं बोला, अब जो 3D मॉडलिंग करनी है ऑफ बिल्डिंग जो है वो होता है इसमें, ठीक है। प्लानिंग करनी हो, आपको डाटा को प्लान करना हो, उसे कॉस्ट, उसको हमको कंस्ट्रक्ट करना हो, या फिर उसमें मैनेजमेंट करनी हो, तो वो सब चीजें जो किससे करते हैं? बीआईएम से करते हैं। तो क्लियरली क्या है? ये एक तरह का बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग है। समझ में आया आपको जो भी मैंने बोला है ना? जब हम बात करें किसकी, बिल्डिंग इंटीग्रेटेड मूवमेंट मैनेजमेंट जो है ना, ये बेसिकली स्टैंड ही नहीं करता है, ठीक है। ये कोई स्टैंडर्ड टर्म ही नहीं, ये ऐसी बस हमने लिख दिया है, ठीक है। अब दूसरा क्या है? ब्रिज इंस्पेक्शन मैकेनिज्म। ये जो ब्रिज इंस्पेक्शन मैकेनिज्म है ना, ये एक तरह का इंपॉर्टेंट है, इट इज एन इंपॉर्टेंट, बट पता क्या है कि ये बीआईएम में नहीं आता है, ठीक है। ये एक डिजिटल वे है बीआईएम, लेकिन ये जो बिल्डिंग ब्रिज इंस्पेक्शन जो मैकेनिज्म है ये बेसिकली एक तरह का मैकेनिज्म होता है। क्लियर हो गया? तो ये भी हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। बजट इंटीग्रेटेड मेथड जो है, ये जो बजट इंटीग्रेटेड मेथड है ना, ये बेसिकली किसके लिए यूज होता है? बजटिंग के लिए यूज होता है। तो जो बेसिकली जो बीआईएम है वो किसके लिए स्टैंड होगा? वो तो अलग होगा, लेकिन ये जो चीज है ये इसी का ही पार्ट है। बजट इंटीग्रेटेड मेथड जो है वो बीआईएम का ही पार्ट है, लेकिन जो बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग है ना, उसकी जो फुल फॉर्म है वो ये है, ठीक है। वो इसके लिए स्टैंड करता है, फुल फॉर्म ही पूछा है ना, इंजीनियर प्रोजेक्ट वो किसके लिए स्टैंड करता है, तो ये बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग है। क्लियर हो गया?